I आवाज आ रही मेरी? जी हाँ. Respected members, I heartily welcome all the participants, guests, speakers, and experts in our today's program, which is on the statutory bank audit. Ask your queries to the experts. This program has been organized by Central India Regional Council of the Institute of Chartered Accountants of India. Friends, with the शरद जी आप म्यूट पे हो गए. शरद friends, the structure of our program will be such that first our experts will reply queries which have been received on mail, WhatsApp, and chat box. Thereafter, we will invite members who are raising hands to talk with the experts, to ask their queries live with the experts. We will also give opportunity to further get clarifications from the experts by way of directly talking to them, but this will be at the end of the program. Chief guest of our program is Shri Abhay Chhajar ji Bhopal, CCM, ICI, and Shri Gyan Mishra ji Ghaziabad, CCM, ICI. The experts, speakers of our today's program are Prakash Vora ji, Indore, Shri Manoj P. Gupta Sahab, Indore, Shri Samkit Bhandari ji, Indore. I heartily welcome all our guests and speakers. I request our CIRC chairman to give his welcome speech. Shri Atul Malhotra ji, please give welcome speech. Thank you, Sharad Bhai. The designer of this program on the bank audit, Sharad Bhai. Very respected, our Central Council member from our region, Abhay Chhajar ji, in his absentia. He is joining within few minutes. GC मिश्रा जी, साथ में हमारे दो और सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं, उनका भी बहुत स्वागत है. Along with our team of CIRC, आकाश जी, शरद जी, अनिल यादव जी, राजीव भाई, लोकेश जी हमारे सेक्रेटरी, and the learned speaker of today's program, Manoj Gupta ji from Indore, Samkit Bhandari ji, he is also from same city, along with the Prakash Vora ji. सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग. ये जो CIRC ने एक पहल करी और उसके पूरे डिजाइनर हमारे शरद जी हैं, और वैसे तो पूरी टीम है CIRC की, बट शरद जी ने इसमें काफ़ी मेहनत करके हमारे स्पीकर से पैनल के जो लोग हैं, पैनलिस्ट हैं, जिन्होंने अपना समय निकाला है, और हमारे जो मेंबर्स ड्यूरिंग द बैंक ऑडिट, जिनको आज जो लोग बैंक ऑडिट पे गए होंगे या कल गए होंगे और जो उनको कुछ क्वेरीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट नज़र आती हैं, और उस समय थोड़ी सी दिक्कत होती है कि ये आज ड्यूरिंग आवर ऑडिट किससे बात करें, किसको कॉल करें, जिससे कि हमें उसका प्रॉपर जवाब, रिप्लाई मिल जाए. तो ये हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम लोग अभी 5 तारीख से इस प्रोग्राम को शुरू किया है, और आप लोगों के सहयोग से, हमारी मेंबर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 14 और 15 तक ये प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा. और ये एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया हमारे शरद जी ने और पूरी CIRC की टीम ने, जो कि बिल्कुल इमीडिएट सपोर्ट है हमारे पूरे CIRC के मेंबर्स को, इवन हमारे पूरे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो इस समय बैंक ऑडिट कर रहे हैं. दो वी ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी आर गोइंग विद आवर प्रिपरेशंस, बट देयर मे बी ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेरीज or challenges or the explanations from the banking management, so that now it was formed the opinion that just to avoid any ambiguity, just to avoid any confusion, just to present our true and fair view, कैसे हम लोग करेंगे. तो उसमें हमारे पैनलिस्ट ने बहुत बड़ा सहयोग दिया,
और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत इस बात के लिए CIRC की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने और पैनलिस्ट में देखिए हम लोग करीब 10, 12, 15, 16 लोग हमारे साथ हैं। डिफरेंट डेज में डिफरेंट पैनलिस्ट हैं और हमारे साथ वो सब लोग मिल के हम अपने मेंबर्स के लिए उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए आगे आए हैं और हमेशा उपलब्ध हैं। और ये अनिल जी का बहुत बहुत स्वागत। अनिल जी हमारे अनिल यादव जी हमारे सिकासा चेयरमैन हैं, लेकिन बैंक ऑडिट पे भी अच्छा ज्ञान रखते हैं और ये भी क्वेश्चन आंसर सेशन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी चल रही है 5 तारीख से 6 तारीख से, और आगे भी इनका पूरा ओपन ऑफर है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे अनिल जी को कभी भी फोन कर सकता है। और इसी तरह से हमारे साथ में जो हमारे लोकेश जी हैं, सेक्रेटरी महोदय हैं, आकाश जी हैं, शरद जैन जी हैं उज्जैन से, ये सब लोगों ने भी अपने अपने टॉपिक इनके अपने हैं जिसमें इनको थोड़ा सा लगता है कि मैंने अच्छे से स्टडी किया हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो हम अपने मेंबर्स को सहयोग कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं सभी लोगों का, और सबसे निवेदन करता हूं कि अपने बैंक ऑडिट के दौरान थोड़ा प्रेशर में बहुत ज़्यादा ना रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने रूटीन का ध्यान रखिए और थोड़ा सा समय निकाल के जो भी समय निकलता है उस पर फोकस करिए कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा करें। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओवर टू MOC। Thank you, Atul sir. I, C. Akash Barghoti, Regional Council Member, along with my colleague in Regional Council Member Sharad ji, will be moderating this session. So मैं आए हुए सभी members का welcome करता हूँ. And now, without delaying this, because मैं देख सकता हूँ बहुत सारे members eagerly wait कर रहे हैं कि हमारे जो आज के chief guest हैं और own central council from the central region ज्ञानचंद मिश्रा जी, तो मैं उनको आग्रह करूंगा कि सर प्लीज आइए and share your views, है ना सर। over to Gyanchand Mishra sir, please. Thank you, dear Akash bhai, very distinguished chairman of Central India Regional Council, my elder brother C. Atul Mehrotra ji and his entire team, Akash bhai, Anil bhai, Sharad bhai, and very respected speakers of today's program, Samkit bhai, Manoj ji and Akush Prakash ji, and very respected attendees of this program. Good evening to all of you. Friends, we all know that audit being the very core area for the chartered accountancy profession, and bank audit very core to the heart. Every chartered accountant keeps very close watch on the bank audit session, and of course studies and skill sets been updated during this tenure, especially March and April. And though we are not having very accustomed to skill upgradation during other months of the year, but I am very sure that I have witnessed for last 24 years that this 15-20 days study is being remarked as whole year's bank audit culture and bank audit treasure for the members of the profession. Friends, few things I would like to discuss with you. Certainly technical parts shall be taken over by the technical experts we have on the panel today. But this is the utmost importance as of now, that all the stakeholders of the profession are having a lot of eyes on the profession. So this is need of our that we have to deliver at our best, and we have to keep it demonstrated before the government that the profession is providing one of the best services across the globe. Banking, again, I am telling that when we come, a lot of changes have undergone this year in the bank audit, and I'm quite hopeful that all the experts who are taking the questions
live questions or questions over the chat box which are already pending shall be answered properly to the members, and they will get benefited from it. Friends, one most important part is while doing the bank audit that I will request with folded hand. Now our role is not just limited to as the watchdog. We have to ensure and undergo the transactions which seems busy and which are really important, whether it is to be mentioned in the LFAR or the main audit report. Hence, my request would be kindly don't try to leave any transaction which is of such nature which may draw attention of a auditor as an auditor. I will not take much time because this is time to listen and learn and upgrade our skills to perform the best. So I once again congratulate the whole team of CIRC. They have taken this initiative, which was really much needed, because nowadays when we learn at the platform of seminar or webinar, we understand that I understood this provision, this skill. But when we go for the practical application, there are a lot of queries in the mind. So I once again congratulate Atul Mehrotra sir for taking such wonderful initiative with his entire team. And I have witnessed for last 5-6 days, they have worked very hard. And this is really the pleasure for the members that such team which is deliberating and delivering like this should be given a big round of applause. And by these words, I just stop my words, and I once again congratulate to each and everyone. Happy learning to each and everyone. Thank you very much. Thank you, Gyan sir, for such a nice appreciation. And हम हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स अगर ऐसे appreciate words सुनते हैं तो हमको ये और बहुत ही एक उत्सुकता होती है और आगे और काम करने के हमारे आप हमको जोश दिलाते हैं. Thank you sir. And as rightly said by Gyan sir कि अपने ऑडिटर का रोल अब जस्ट नॉट एक नॉर्मल रोल नहीं रहा, अपन को इन डेप्थ स्टडी करनी है, इन डेप्थ उसके हर एक ट्रांजैक्शंस पे अपन को वॉच रखनी है और अपन को उसको रिपोर्ट करना है. एंड फॉर दीज टुडे वी हैव 3 experts with us. Mr. CA Manoj sir from Indore, CA Samkit Bhandari ji from Indore and CA Prakash Vora ji from Indore. सर मैं तीनों एक्सपर्ट्स का हमारा वेलकम करूंगा. एंड एज अ नोट अभी हमारे एक्चुअली अभय सर ने ज्वाइन नहीं किया है, तो एज एंड व्हेन जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं विल बी एबल टू लिसन टू हिम. हम उनसे भी अपना उनके व्यूज शेयर करेंगे. एंड बिफोर प्रोसीडिंग आई जस्ट टेक फ्यू मिनट्स बिकॉज हम हमारे एक्सपर्ट्स को एक थैंक यू के अलावा एक ये कर सकते हैं कि हम उनको इंट्रोड्यूस कर दें कि ये एक्सपर्ट्स कहाँ से हैं. जैसे कि हमें पता लगा शरद भाई ने ढूंढ के एक्सपर्ट्स लेकर आए हैं. इट टुक पेन क्योंकि पूरा हम लोग ने प्रोग्राम डिजाइन किया 5th से ले तक हम 12th तक ये प्रोग्राम करेंगे. एंड ईच एंड एवरी डे हम एक्सपर्ट्स चेंज करते रहेंगे. एंड मैं अभी बताऊंगा, अभय सर ने ऑलरेडी हमको ज्वाइन कर लिया है. अभय सर, आई वुड रिक्वेस्ट फॉर योर वर्ड ऑफ विजडम. Thank you so much, Akash. Am I audible, Akash? Yes sir. Thank you so much, and I think it's a very good initiative. I must congratulate the Central India Regional Council Chairman Atul Mehrotra ji and you, Sharad Jain ji, who have taken this initiative, and of course my council colleague Gyan ji also is there, and other respected regional council members, and the speakers who would be speaking on today's webinar through virtual, Manoj ji, Samkit ji, Prakash ji. I think it's a very good initiative, and at the right time, I must say, and congratulate the entire team of CIRC for having this, and a series of VCM. I think I have seen there is series of VCM, so congratulations to each one of you, and participant, because they are at the branches, I believe will really be benefited, and lot of issues can directly be raised. Sir, हाँ.
And I think it's a very good initiative. So thank you for giving me this opportunity. And couple of points which I would just like to share. You know, very important is the master circular. I think that is, I take it as a Bible for undertaking any branch statutory audit. You know, the master circular of 1st July 2015, and last year, 1st October 2021, this master circular was revised. And again, we see there is a circular which is recently coming on 1st April 2022, which is again amended with the recent changes which has happened in 21-22. So I sincerely request the participant that you should go through this 140 page master circular of RBI, because that is actually the Bible, and more particularly the 1st October, because you know there are changes which will impact the provisioning norms. There are changes in IRAC provisioning. So please go through this 1st October circular. Also the guidance note of ICI, which I'm sure everybody is aware that, you know, the guidance note has also been come up for 2022. I would not go in detail of guidance note, but I would just suggest that there are few important, you know, formats and annexures which are there as part of guidance note. Like, for example, the audit program, the audit report as per the SA 700, the engagement letter, the management representation letter, and what is the letter of inquiry we should send to the branch before initiating the audit. For those who have not started any branch, I think there is a list of requirements which could be sent to the branch, और वहां से उनसे हम requirements बुला सकते हैं, and we can have, you know, a proper planning before we commence the audit. So I think this guidance note of ICI which is issued, it has an appendix of 150, 151 pages. Please have this appendix, more particularly for the audit report, which is to be signed, issued by us, the audit program, because every branch which you are visiting, you have to have documentation. हमारा जो SA 230 है, standards on auditing, और आज जिस सिनेरियो में हम बैंक ब्रांच ऑडिट कर रहे हैं, उसमें documentation will be the key. When you do the branch audit and when you come back after collecting all the documents, you know, it is so difficult कि कभी हमसे कोई particular account में inquiry हुई 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, and when we try to locate those documents, we are not able to find. So please have every communication documented, every aspects of LFAR clauses, you have a document as a backup paper. Every P&L account balance sheet heads which you have reviewed, you should have a document which is exchanged with the branch. You know, every question which is raised should be exchanged. So please document every communication you do at the branch, because that will be the key. Branch audit हम साल में एक बार करते हैं, और सारा काम वो आप 4 या 5 दिन में complete करके you issue the LFAR. But so difficult to find a document after you leave the branch, after few months when you want to, you know, at least respond to any such issue of Reserve Bank or the central statutory auditors on any such account which have been commented upon or may not be commented upon appropriately as have been expected by the regulator or by the central auditors or even by the bank. So please ensure documentation. Closing instructions, please have the closing instructions from the bank. If not from the branch, not from the bank, ask the branch or the RO to have the closing instructions, go through it, because it is very important what is particularly the particular areas which are taken care by this bank. You should know what are the closing guidelines, what is the, you know, what are the service charges, what is the materiality limit, what is you know, the fund based and non-fund based, which are the requirement which has to be taken care during the audit as per the closing circular. So please have this. Also, there is a request from central statutory auditors every time on internal financial control. You know, there is a report which is issued on IFC. There is a technical guide of IFC of ICI, but I would suggest please communicate with the branch on any such financial matter where you find there is control weaknesses. You should communicate in writing, report under IFC and even in the audit report. और एक फाइनली मैं एक पॉइंट जरूर बात करूंगा कि LFAR जब भी आप इशू करें उसको ब्रांच में साथ साथ कंप्लीट करें. Don't wait
for the LFR that you will issue after you come back to office. Finish the LFR areas also along with the audit of the branch, because when you come back, you're not able to issue the LFR, not able to get documents, not able to even write the observations at the office, or want to finish the 2 or 3 branches after you come back and prepare the LFR. So this is important that LFR work should be done together along with the audit of the branch, observations discussed and accordingly reported. So this was from my side. I thought I could just share my experience, and we have experts who are loaded with knowledge of wisdom, and I'm sure, with their experience, they'll share the practical issues which they have faced. And I think it's a very good opportunity that through the virtual or webinar, we are getting learning of a bank branch audit at the right time. So thank you so much, CIRC, and of course, Sharad ji, Atul ji, and Akash ji, and all these respected members from the central region and senior members and professional colleagues for giving me this opportunity. And I think a very good initiative. Congratulations to entire team of CIRC, and I wish this series of VCM a grand success. Thank you so much for the patient hearing. Thank you. Thank you, Abhay sir. Thank you very much. And as rightly said by the Abhay sir, we should not only go by the master circular, but also should go by the the guidance that has been issued by our own institute, because we all know कि कोई guidance note जब आता है तो उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितने experts की वो होती है, and all the annexures and appendixes which are there in the guidance note, वो हम लोग की help के लिए होते हैं. Thank you, Abhay sir. Thank you for guiding us on this bank audit issue. Thank you, sir. And now I would like to introduce our experts for today's panel. First panelist are our CA Manoj sir. Manoj sir is a practicing chartered, and he's a senior partner with KK and Company Chartered Accountants. He has been elected as a management committee members of Indore. He was there in 2010 and then re-elected and was the chairman of Indore branch. He was also nominated in a regional directory tax advisory committee by CBDT. Also elected as an executive member of Tax Practitioners Association Indore during the term 2015 and 17. Thank you so much, sir, for having here. We welcome you, sir. Also, I would like to introduce our second expert, Mr. Prakash Vora ji. I also welcome Prakash Vora sir. Prakash Vora sir has been author to many books. His practical guide to the bank audit with the case study, and then practical guide to notes on accounts, guide to accounting and auditing standards, and another book is Book on Caro 2020. He has delivered lectures at various forums on bank audit, tax audits, and company law. And he has been on the panel of internal revenue and concurrent audits of Bank of India since 1985, and has received number of appreciation letters from the bank. So thank you, sir. Thank you for joining. The another speaker for today's expert, CS Samkit Bhandari ji. Samkit Bhandari ji is having an experience of more than 17 years in practice, and he is a senior partner in Messrs. Bhandari Jain and Company, which is there in Indore. He has been also the promoter and director of Jazz Corporate Consulting P Limited, which is an approved management consultancy company from ICI. And he's a DISA qualified and also masters in commerce from DAV College. Thank you, Samkit sir, for joining us. And now I'll, without delaying much, I would directly come to the the main part of this panel. मैं शरद सर से रिक्वेस्ट करूंगा, शरद सर प्लीज आपके पास जो क्वेरीज है धीरे धीरे आप इनसे पूछते रहिए. एंड वी मतलब आई एंड शरद जी विल बोथ be taking queries जो हमारे पास आई हुई है. एंड ऑल्सो अगर उसी क्वेरीज से रिलेटेड किसी भी मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम है या उनको और फर्दर पूछना है तो दे कैन रेज देयर हैंड.
हम उनको अलाउ कर देंगे एंड अपन उस क्वेरीज पे करेंगे। एंड तो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई है, हो सकता है हम सारी क्वेरीज आज नहीं ले पाए, बिकॉज एज वी नो कि ये जो पूरा बैंकिंग का पूरा है, हम टिल 12 तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम धीरे धीरे जितनी भी क्वेरीज हमारे पास आ रही है हम उनको लेते रहेंगे। एंड मीनवाइल जितने भी अटेंडीज है हम लाइव भी क्वेरीज अपने एक्सपर्ट से पूछते रहेंगे। सो शरद जी, प्लीज कैन वी स्टार्ट विद द क्वेरी सेशन? Thank you, Akash ji. Now we start our query session without going into further formalities. First query, it is very interesting query. This query is regarding MOC limit amount. Our querist is asking that in a bank guideline regarding MOC, it is mentioned as cutoff limit for issuance of MOC both for balance sheet and P&L item is rupees 1 lakh only. Thus, no MOC for entry below rupees 1 lakh shall be passed, except rectification and cross error correction. So, what is the meaning of these words? Except rectification and cross error corrections, in which we can pass MOC lower than rupees 1 lakh also. So, I request our experts to kindly address this query. This is the first part of the query. What is the meaning of except rectification and cross error correction? मनोज सर, मनोज सर और प्रकाश सर और संकित सर। प्रकाश सर, संकित भाई। हम चाहे तो इस क्वेरी को बाद में भी ले सकते हैं। सो मनोज सर आ गए। हेलो मनोज सर आ जाए। यस सर, प्रकाश सर। Sir, actually there is no bar on there is no limitation for MOC as such. This is the limit prescribed. Normally this is suggested by the bank to bank. It differs bank to bank. In State Bank of India, they say less than 5,000 no MOC. So there is no limit as such for the MOC, and the quantum it should be seen in the context of materiality. If it is material, then even because the entry which is affecting 5,000 in a particular branch may affect it whole as a large amount at the whole of the bank. So we should not be restricted to that account. And if it is not, then we can issue the letter for that and seek the clarification from the head office and ask them कि हमारे पास उसकी लिमिट खोली है, हम उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं. Otherwise we have to qualify it. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ड्स है एक्सेप्ट रेक्टिफिकेशन एंड क्रॉस एरर करेक्शन, तो ये आरबीआई के किसी सर्कुलर में नहीं है, किसी पर्टिकुलर बैंक ने अपने No. There is no circular as such from the RBI. They do not restrict the MOC by any amount. यानी कि किसी पर्टिकुलर बैंक ने अपने केस में लिख दिया है. So this is not binding on the auditors. Not binding on us. Sir, I would like to add to this. इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं वो मटेरियलिटी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस तरह की थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो आगे ब्रांच ऑडिटर्स को कन्वे करते हैं कई बार। तो ये जिस भी बैंक का होगा, हो सकता है कि वहां के सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ये गाइडलाइंस इशू की है ब्रांच ऑडिटर के लिए, बट डेफिनेटली ब्रांच लेवल पे अगर मटेरियलिटी कंसेप्ट को हम देखें और उसमें 1 लाख रुपए से कम का अगर कोई एंट्री है जो गलती है जिसको हमें रेक्टिफाई कराना है और वो रेक्टिफिकेशन 1 लाख रुपए से कम का और आपको लगता है मटेरियल है, तो डेफिनेटली इट शुड बी रिपोर्टेड. This is just a recommendatory guideline to you. There is no mandatory guideline that without below 1 lakh it is immaterial. जो हमारे क्वेरिस्ट हैं उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा है तो इससे रिलेटेड ही, और मुझे लगता है कि शायद वो जो एमओसी देना चाहते हैं उसी के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है. उन्होंने ये पूछा है कि इफ आई फाउंड ए रॉन्ग एक्सपेंस एंट्री दैट इज expenses dated 12,000, provision credited 12,000, done on 30 September 2021. If reversal is not passed in October and is known in March and has passed a reversal entry, but while passing the reversal entry, a mistake happens. Again, they have debited the expenses by 12,000 and provision rupees 12,000 has been again credited instead of debiting the provision account. In such case, whether querist should issue MOC or not, यानी कहने का तात्पर्य है कि एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजंस जो है वो करना है, तो
इन्होंने डबल एंट्री पास कर दी रिवर्स, तो ऐसे 12,000 के केस में उनको इस तरह से एमओसी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? Sir, it is definitely to be given because it is directly affecting the profit and loss of the branch. So it should be given, whether it is 12,000 or whatever the amount is. We have to give this MOC without fail, in my opinion. Okay. Saraji, can I ask one question? Yes. सर सबको नमस्कार। एक क्वेश्चन ये था सर, जैसे मैं बैंक ब्रांच ऑडिट कर रहा था, बैंक ब्रांच ऑडिट करते टाइम कुछ जो सैंक्शन लेटर्स हैं, सैंक्शन लेटर तो फाइल में ही नहीं है और कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल में फिल्ड नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर उस अकाउंट के साथ कैसे ट्रीट करना है? शरद जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज Lokesh बिल्कुल आ sir, रही है। I request Manoj sir to please enlighten on this matter. सर मनोज सर आप म्यूट पे हैं। मनोज सर आवाज जा रही है? मनोज सर अभी भी म्यूट पे हैं सर। Sir, in the meanwhile, I can say something. Right, sir. Prakash sir, please. Sir, non-availability of documents are in the file, and seriously, the security documents in the bank branch is a serious one, and we should not forget it कि हमें इससे बेस लेकर के आगे बढ़ना है। तो ऐसी चीजें यदि हम रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ऐसा कुछ सिचुएशन है तो immediately we should issue a letter to the branch as well as to the controlling authority that this type of mistake is happening and we are not able to see the files and we are not in a position to comment on it. It may affect everything. I have just, sorry to say, but day before yesterday, I came I came to the situation in the same manner yesterday. I have received 2 files, total blank. Even sanction letter has not been signed by the branch manager or the controlling authority. No document has been filled in, complete blank. So should I take that there is no security as on 31st March and should I treat it as an NPA? So it's directly related to NPA norms because there is no legal binding agreement enforceable in law stood on as on 31st March. So why should I take it as a standard asset? I should take it as NPA normally. But this is a serious matter. We should bring this thing to the notice of the controlling authority also and get it rectified. Thank you very much, sir. So I would like, Lokesh ji, I would like to add to this. Recently, a clarification has been issued on 12th November 21. एक क्लैरिफिकेशन आया है 12 नवंबर 2021 को मास्टर सर्कुलर आने के बाद में, जो अक्टूबर में आया था, उस अक्टूबर के बाद में 12 नवंबर को क्लैरिफिकेशन आया आरबीआई का। मैं उसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। In case of loan facilities with moratorium on the payment of principal or interest, the exact date of commencement of repayment shall also be specified in the loan agreement. उन्होंने बहुत स्पेसिफिक बोला है कि आपको लोन एग्रीमेंट में हर चीज दर्शाना है और उसका जो लास्ट डेट है दैट इज बीन 31st दिसंबर 2021 इन केस ऑफ फ्रेश लोन्स। फ्रेश लोन जो आपने लिए हैं उसमें 31 दिसंबर 2021 तक इन सबको कंप्लीट कर लेना है। सारा डिटेल जो आपको रीपेमेंट कितना करना है, सैंक्शन की टर्म्स क्या है, वो एसएमए कब होगा, वो एनपीए कब होगा, और एग्जाम्पल के साथ भी आप उसमें समझा सकते हैं। ये स्पेसिफिकली उस सर्कुलर में दिया गया है, आपको करना है। और यदि जो पुराने लोन है उसमें जो रिन्यूअल और रिव्यू की डेट है, उस डेट के अंदर यदि रिन्यूअल हुआ है किसी सीसी लिमिट का 31 के बाद भी, तो उस केस में आपको ये कंप्लीट कर लेना है 31 के बाद जितने भी रिन्यूअल हुए हैं, या फिर टर्म लोन का जो रिव्यू हुआ है। सो इट इज वेरी मच क्रिस्टल एंड क्लियर दैट ईच एंड एवरी डिटेल should be there in the sanction letter as well as loan agreement. तो वो ये जो क्लैरिफिकेशन है 12 नवंबर का, आप उसको रेफर कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आपको LFAR में रिपोर्टिंग करना कंपलसरी है। ओके सर। सर एक यहाँ पर सर एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो रही है कि ये जो केस है इसमें लोन काफी पुराने होंगे, डॉक्यूमेंट्स भी काफी पुराने होंगे, मैनेजर जो उस समय होंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए होंगे वो भी अब उस जगह पे नहीं, या तो ब्रांच से ट्रांसफर हो गए होंगे, रिटायर हो गए होंगे, जो भी होगा। अब नया ब्रांच मैनेजर जो है वो तो डॉक्यूमेंट को फिलअप करेगा नहीं, क्योंकि उसको परिस्थितियां भी नहीं मालूम है, फैक्ट्स भी नहीं मालूम है, और बगैर डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से देखे या बगैर फिल्ड अप डॉक्यूमेंट्स के ये अकाउंट एनपीए है
डाउटफुल है, ये कुछ भी प्रोसेस आगे बढ़ नहीं सकती है। तो ऐसे में क्या ऑडिटर को डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, क्योंकि एनपीए वो डिटरमाइन कर नहीं पा रहा है, अकाउंट की एक्चुअल पोजीशन देख नहीं पा रहा है, तो क्या क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा या डिस्क्लेमर देना पड़ेगा या एलएफएआर में लिखने मात्र से काम हो जाएगा? सर एलएफएआर इज ए इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट, तो एलएफएआर में आपको जो भी पॉइंट्स के अंदर रिपोर्टिंग आ रही है उसकी वो रिपोर्टिंग आपको करना है। और चूंकि मास्टर सर्कुलर आया, उस मास्टर सर्कुलर की क्लैरिफिकेशन आई नवंबर 2021 में, और उस मास्टर सर्कुलर को फॉलो करते हुए ये कंपलसरी है कि आपको एलएफआर में रिपोर्ट करना है। बट ऑडिटर्स रिपोर्ट इज अ इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट इफ इट इज रिपोर्टेड इन एलएफआर and you need to give a disclaimer or qualification. The sincerity of the matter will say कि whether it should be reported as qualification or disclaimer will do the needful. So ये आपको अपने प्रूडेंस से पता करना है कि वो डिस्क्लेमर से काम चल जाएगा। यदि डिस्क्लेमर से काम चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्लैरिफिकेशन क्वालिफिकेशन उसमें देना पड़ेगी आपकी ऑडिटर्स रिपोर्ट में भी, एज वेल एज उसको रिपोर्ट करना है एलएफआर में। अब जहां तक एनपीए होने का सवाल है, तो आपको उसकी सिंसियरिटी देखनी कि वो एनपीए हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट में उसे पता नहीं कर पाएंगे, सो दिस काइंड ऑफ डिस्क्लेमर शुड बी देयर इन योर ऑडिटर्स रिपोर्ट एज वेल एज। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में इस पॉइंट को डिक्लेयर करवा के ले सकते हैं कि ये पॉइंट के अंदर एनपीए नहीं हो रहा है। हेलो सर, संकेत इसमें सर, करूंगा मैं कि डॉक्यूमेंट बना, लेकिन सैंक्शन लेटर तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। यदि सैंक्शन लेटर है तो बेस्ड ऑन दैट सैंक्शन लेटर वी कैन डिटरमिन द एक्चुअल रिकवरी एंड द गुड रिकवरी एंड वी कैन क्लासिफाई इट। समकित जी मेरी आवाज आ रही है? क्या सर आवाज आ रही है आपकी? हेलो, आ रही है हाँ सर। सर आवाज आ रही है। हम लोग को एक अल्टरनेट तरीका भी एडॉप्ट कर सकते हैं क्या इस केस में, कि मान लीजिए कि ये लोन अगर आज सैंक्शन किया हुआ होता तो एस्टिमेटेड इंस्टॉलमेंट इसकी कितनी होती, और उस एस्टिमेटेड इंस्टॉलमेंट से आगे बढ़कर और कहीं कोई वर्किंग करने की इसमें कोशिश कर सकते हैं क्या? नो, कि अकाउंट एनपीए है या नहीं है? नो 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 नो, ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। because the issue date, matlab loan disbursement date is there, so we cannot calculate from the date to date. It is already there on the record, so we cannot conclude that it is from particular date today itself or not. It is already dated with the date of disbursement, so we can't. तो हमको इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज जो है करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं ओपिनियन ऑफ नहीं, otherwise it will come back on us. It will be backfired. ओके, राइट। एक मैं निवेदन करूंगा आकाश जी, हमारे मनोज जी जो एक्सपर्ट है वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप 2 मिनट थोड़ा सा उनको अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दे ही आल्सो मे हैव सम ओपिनियन। अनम्यूट कर नहीं पा रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने यहाँ से अनम्यूट करने की, उनको मनोज सर नहीं हो पा रहे हैं। वापस से ज्वाइन करेंगे वो अभी। हाँ, ही इज जॉइनिंग अगेन, राइट? अभी है नहीं वो, शायद अभी वो डिकनेक्ट करने के लिए कोशिश। हाँ, लोकेश जी हमारे सेक्रेटरी, लोकेश जी, अनिल यादव जी, किशोर जी, कोई है हमारे ऑफिस बेरर? है बिल्कुल। एक बार आप थोड़ी सी मनोज जी से बात करके और उनको थोड़ा सा आप सजेस्ट कर दीजिए और थोड़ी सी उनको बात करके लाइन अप कर लीजिए, हम प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बात कर लेते। मनोज जी का नंबर शेयर कर दीजिए। मनोज गुप्ता जी के नंबर तो मैं भी कर देता हूं। मनोज जी का शेयर नंबर करता मेरे पास होगा, मैं कर लेता हूँ। ठीक है सर। जी। Now I am coming on next query. This query is also interesting query. A borrower has 2 accounts. First one is house loan account and second one is CC account as a proprietorship fund. Both the accounts are NP. Borrower has deposited amount in home loan account and system has first passed entry of unrealized interest. Then after this unapplied interest, and the excess amount after this is adjusted with the outstanding balance of home loan account.
but it has not affected the CC account. That is, unapplied interest of CC account is not affected. Whether it should also adjust unapplied interest of CC account also before adjusting the outstanding amount on home loan account, as per the NPA recovery should be borrower wise and not account wise. तो इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जब एनपीए के नाम्स ये हैं कि अमाउंट जब भी रिसीव होता है तो पहले इंटरेस्ट में एडजस्ट करना है। तो होम लोन अकाउंट में अगर कोई पैसा डिपॉजिट हुआ है और आपने होम लोन अकाउंट का जो इंटरेस्ट है उसको तो क्लियर कर लिया, अब होम लोन अकाउंट के प्रिंसिपल अकाउंट को जमा करने की बजाय, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग को जमा करने की बजाय, क्या बैंक को पहले सीसी अकाउंट में जो इंटरेस्ट है, अनरियलाइज इंटरेस्ट है, उसको एडजस्ट करना चाहिए और बचे हुए अमाउंट को फिर होम लोन के प्रिंसिपल में एडजस्ट करना चाहिए, या बैंक जो कर रही है वो सही कर रही है? सर मैं डिफर कर रहा हूं दो चीजों से। जी सर। कि एनपीए नॉर्म्स जो बोलते हैं कि इफ वन अकाउंट इज एनपीए देन ऑल द अकाउंट्स आर एनपीए, राइट, but it does not say that the recovery of one account can be transferred to another account. There are two things, different things. So whatever amount has been deposited in a particular account, it is to be appropriated towards the interest and then principal in the same account. It cannot be suo motu transferred to the other account. And in that case, the recovery will have to be adjusted against the principal, whatever excess is, and the account will remain NPA because house loan is NPA. Okay. मतलब कि बैंक अपनी इच्छा से कहीं भी इस तरह से ट्रांसफर नहीं करेगी और इस तरह के कहीं भी प्रोविजन नहीं है कि इंटरेस्ट का मतलब ये है कि सारे अकाउंट का इंटरेस्ट पहले आप डिस्चार्ज कीजिए, उसके बाद प्रिंसिपल की तरफ चाहिए। आपको अकाउंट को ही देखना पड़ेगा। जिस अकाउंट पे पैसा जमा, जिस अमाउंट पे पैसा जमा हुआ है उसी अकाउंट में आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है, आपको किसी दूसरे अकाउंट को बीच में नहीं लाना है। दिस इज द main thing. Now there is no issue. There is no option for it. Okay. Samkit Bhaiya, any other addition to this view? तो इसमें बेसिकली जो क्वेरी पूछी गई है उसको मैं ऐसा सेंस करता हूं कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि पहले एक हायरार्की पता करना चाह रहे हैं कि किस हायरार्की में उसको एडजस्ट होना चाहिए, जो कि सर ने बहुत अच्छे से बताया कि हायरार्की किस तरह से सबमिशन होगा। बट हायरार्की जो अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट है, अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट के बाद में करंट ईयर इंटरेस्ट है और उसके बाद में हमारा प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर बैंक जरूर ये प्रयास करती है, इस जो केस ये आया है इसके अपोजिट में एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि बैंक प्रयास ये करते हैं कि दोनों खातों में अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट को ले लें, क्योंकि अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रॉफिट को हिट करता है। So they will definitely try to book this amount to be distributed in both the accounts. उन दोनों में अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट जो आ रहा है उसको रिकवर करने का प्रयास करते हैं। पर ये जो एंट्री यहाँ पर पास की गई है बिल्कुल परफेक्ट है। जो एक क्वेरी पूछी है इसमें यहाँ पर होम लोन अकाउंट में जो पैसा जमा किया गया है उसमें पहले अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद अनअप्लाइड इंटरेस्ट और उसके बाद गारंटीड इंटरेस्ट और फिर उसके बाद प्रिंसिपल, जैसा कि प्रकाश सर ने बताया एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए। यदि इसके अपोजिट वो ये इस खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर करते हैं होम लोन से सीसी अकाउंट में, तो डेफिनेटली वी शुड नॉट अलाउ बिकॉज़ डिपॉजिटेड इन दी होम लोन अकाउंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक क्लेरिफिकेशन और इसके अंदर आई है, 15 फरवरी का जो हमारा एक सर्कुलर आया है वो सर्कुलर ये कहता है कि जब अपग्रेड करना है अकाउंट को, यहाँ पर ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि इस क्वेरी के आगे एक क्वेरी और है, क्योंकि उन्होंने होम लोन अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, उसकी इंस्टॉलमेंट जमा कर दी, तो हो सकता है कि वो अपग्रेड करना चाहते हैं इस खाते को होम लोन को और सीसी लिमिट एनपीए रह जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर अपग्रेड करना है तो सारे के सारे इंस्टॉलमेंट्स इस होम लोन के एज वेल एज जो सीसी लिमिट के अंदर आउटस्टैंडिंग है, जो इंटरेस्ट है, वो पूरा ओवरड्यू जितना अमाउंट है वो कंप्लीट जमा करेंगे, तभी कोई भी खाता अपग्रेड हो पाएगा, अदरवाइज खाता अपग्रेड नहीं हो सकता। तो इफ दे हैव ट्राइड लाइक दैट कि उसको होम लोन अकाउंट को हम अपग्रेड कर लेंगे तो अपग्रेड नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कई बार बैंक की अमाउंट अगर कम आ रहा है तो हम कम से कम एक अकाउंट को अपग्रेड करते हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर करना है तो सारे के सारे अकाउंट्स के ड्यूज हमको चुकाना पड़ेंगे, देन ऑल अकाउंट्स विल बी अपग्रेडेड एट वन टाइम। दिस इज द व्यू व्हिच हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय आवर लर्नेड ऑथर्स, आवर लर्नेड स्पीकर्स, एक्सपर्ट्स। मनोज जी का माइक चालू हुआ? आकाश जी, मनोज जी का
Still sir, he is not in the meeting में नहीं है हाँ, sir. वो अभी है नहीं. तो एक बार फोन से बात कर लीजिए ना, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो फोन से एक बार बात कर लीजिए ना. नंबर अगर नहीं है क्या, मैं शेयर कर दूँ. आप बात कर लीजिए एक बार, हो ठीक सकता है, है ठीक है. परेशान हो रहे हो. अदरवाइज आप किसी और की पैनलिस्ट की लिंक से भी उनको ज्वाइन करवा सकते हैं ना, किशोर जी वगैरह किसी की भी लिंक से आप करवा सकते हैं. नाउ अब मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ. ये जो क्वेश्चन है ये बैंक गारंटी चार्जेस कमीशन के बारे में है. मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ. इफ ए ब्रांच हैज डेबिटेड बीजी चार्जेस कमीशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 and 22-23 and 23-24 as the borrower wanted BG for 3 years and branch has recognized the entire income in this year only by saying that this is the practice followed by their bank. What to do in this case? Shall we issue MOC for this? मतलब कि जो क्विरिस्ट है उसका एक कहना है कि अगर 3 साल के लिए कोई इनकम आ रही है और बैंक इनिशियल ईयर में ही उसको इनकम में रिकॉग्नाइज कर रही है, तो क्या हमको उसको एमओसी देना है और उसको 3 साल में रिकॉग्नाइज करना है, या 1 साल में जो बैंक उसको इनकम ले रही है अपने पीएनएल में वह सही है? दिस इज द क्वेरी ऑफ द मेंबर. प्रकाश सर. सर मेरा ये कहना है कि इट शुड बी ऑन मर्केंटाइल बेसिस, अकाउंटिंग शुड बी ऑन मर्केंटाइल बेसिस एंड देयरफॉर एमओसी इज रिक्वायर्ड. क्योंकि इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कि उनके एचओ गाइडलाइंस कुछ भी हो सकती है, बट दैट डिफर्स बैंक टू बैंक, और अदरवाइज फॉर द पर्पस ऑफ मर्केंटाइल अकाउंटिंग इट शुड बी अंडर एमओसी टू माय व्यू. संकेत भैया 3 साल. सर डेफिनेटली जब 3 साल के लिए उन्होंने बीजी लिए, 3 साल के लिए परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल बीजी ली है, डेफिनेटली द रेवेन्यू रिकॉग्निशन की हम जब बात करते हैं तो वो 3 साल का रिकॉग्नाइज नहीं करना है, उन्हें 1 ही साल का रिकॉग्नाइज करना है, और वो अगले 2 साल में प्रोविजन बना के रखें और उसको अनरियलाइज्ड जो भी इनकम है उसको अगले 2 सालों में उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए. अगर उन्होंने कर लिया है 3 साल के लिए, डेफिनेटली एमओसी इज देयर एंड वी शुड इशू द एमओसी फॉर दैट. Now next query is also regarding bank guarantee. If the branch has not maintained bank guarantee register where the amount of bank guarantee issued is very high, shall the report be qualified? BG details are maintained in the Excel file. Where to give remark for this? Branch says that they have indented for BG register but have not received yet. What to do in such circumstances? Whether report is to be qualified or it is to be mentioned in LFR or it is to be ignored completely. It cannot be ignored completely, but it should be mentioned in LFR. Merely not availability of the register does not make any difference, so it should be reported in LFR. Samkit bhai, any other view? सर ये जो क्वेरी है इसको मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो बीजी रजिस्टर है सर, देखिए अब जो अकाउंट्स हैं वो सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, सीबीएस सिस्टम में हैं, तो बीजी रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है, मींस ये पूछना चाह रहे हैं शायद कि बीजी रजिस्टर जो है वो हैंड रिटन मेंटेन नहीं किया है. जो रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं ब्रांच में, तो इट्स अ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे आर कीपिंग विद दोस, बट बीजी रजिस्टर डेफिनेटली अगर बीजी इशू हुई है तो वो बीजी रजिस्टर में एंटर हो गई है जो कि सीबीएस में मेंटेन्ड है. तो इफ दे हैव नॉट मेंटेन्ड इट मैन्युअली इन द रजिस्टर केप्ट विद द ब्रांच, तो इसको आपको ना एफआईआर में रिपोर्ट करना है ना क्वालिफिकेशन करना है कुछ भी, अगर ये ऐसा केस है तो, जो मैं समझ पा रहा हूँ. और अगर सीबीएस में नहीं है तो ये तो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस होता है. तो जैसे वो स्विफ्ट कोड ना होते हुए पीएनबी का जो फ्रॉड हुआ था उस तरह का हो गया कि आपने बीजी इशू कर दिया है एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो कंटिजेंट लायबिलिटी में डेफिनेटली वो बीजी रजिस्टर तो आएगा ही आएगा. अगर वैसा केस है तो इट्स अ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, और वो तो एमओसी में भी जाएगा और एलएफआर में भी रिपोर्ट होगा और फ्रॉड ही रिपोर्ट हो जाएगा ये तो डेफिनेटली. तो ये केस ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है. जो पूछने का इनका तात्पर्य है, उन्होंने एक रजिस्टर जो पहले मेंटेन किया जाता था बाय हैंड लिखते थे हम, वो मेंटेन नहीं किया होगा और वो कंपलसरी नहीं है. संकेत जी मुझे लगता है जी प्रकाश सर they have said in the query that they are maintaining Excel sheet for that.
So instead of manual register, they are keeping the records in Excel sheet. So ultimately, there is a record available at the branch. So there is no need of anything. और समकित जी ऐसा लगता है कि चूंकि वो लोग बोल रहे हैं कि एक्सेल शीट पे मेंटेन किया है, तो हो सकता है कि ये ब्रांच जो है फुली सीबीएस ना हो, या हो सकता है कि एक्सेप्ट बीजी ट्रांजैक्शंस इट इज फुली सीबीएस एक्सेप्ट बीजी, जो मैंने भी कई ब्रांचेस में देखा था, 1-2 साल पहले ऑडिट किया था रूरल ब्रांचेस में, कि बीजी को छोड़कर बाकी सब कुछ सीबीएस होता है, बीजी रह जाता है. So this may be this type of case. तो अब मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बैंक शायद नहीं बचा है, पब्लिक बैंक या प्राइवेट बैंक, जिसमें सीबीएस में बीजी का रिकॉर्डिंग नहीं होता होगा. आई हैव नॉट एनकाउंटर्ड दिस. प्रकाश सर आप बताएं, शायद मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई बैंक है जिसमें बीजी सीबीएस में रिकॉर्ड नहीं होता. बीजी की जो काउंटर लायबिलिटी एसेट एंट्री है, दैट इज पास थ्रू सीबीएस, नो डाउट, एंड all the incomes and everything is being recorded through CBS. But for the purpose of controlling that action period and all that, that cannot be maintained in CBS. So therefore, they prepare the separate register or the Excel sheet rather, whatever they have maintained right now, for the convenience to keep a check on the excess period and the invocation period. So therefore, there is not a complete record available in CBS also. But the basic entries, asset and liability, contingent and otherwise, they are maintained in CBS and it is supported by CBS. Therefore, the records are available. It is only a matter of entry in the register for convenience. आकाश जी, आपके पास क्वेरीज का जो मैंने पीडीएफ भेजा था वो आपके पास अवेलेबल है अभी? हाँ सर. आप एक क्वेरी लीजिए, इतने में मनोज पी गुप्ता साहब को किसी और कराने की कोशिश करता हूँ. सर एक क्वेरी है ये मेंबर्स की कि होता क्या है, कुछ बैंक्स में एमएसएमई ब्रांचेस होती है एंड होम ब्रांच अलग होती है, एमएसएमई होती है. तो उनको एमएसएमई ब्रांचेस की ऑडिट मिली है, बट उस ऑडिट में क्या है, जितने भी स्टॉक स्टेटमेंट्स हैं और जितनी भी अदर फाइल्स है वो होम ब्रांच में अवेलेबल है और उनको एक्सेस नहीं मिल रहा है. एंड जिनको जो एमएसएमई ब्रांच की ऑडिट करनी है, दो ही उनको एलएफआर वगैरह फाइल नहीं करनी है, बट स्टिल उनको अगर कुछ वेरीफाई करना है, ये करना है, तो वो उस ब्रांच को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स. सो व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू हिम, या वो क्या कर सकते हैं इस केस पे? आकाश जी 1 मिनट लूंगा मैं यहाँ पर. मनोज जी से मेरी बात हो गई है फोन पर, बट अभी जो है ना वो ट्रैवलिंग मोड में है, तो उनका कुछ नेट प्रॉब्लम आ रही है. फाइन है ना, तो प्लीज. राइट सर, राइट, उनको बता. बिल्कुल. मैं एक्सपर्ट. एमएसएमई ब्रांचेस हैं, इसमें क्या है, कहीं पे उसे एसएमई लोन फैक्ट्री कहा गया है, कहीं पे सीपैक नाम दिया है. ऐसी अलग अलग बैंक्स में अलग अलग प्रोसेसिंग सेल्स बन गए हैं. राइट सर. एंड डेफिनेटली सर, दिस प्रोसेसिंग सेल हैज इट्स ओन वर्क. दे कीप देयर डॉक्यूमेंटेशन अलोंग विद दो. जैसे होम लोन के लिए, कार लोन के लिए तो स्पेशली हर बैंक में सेल बन गया है. इसमें क्या होता है सर कि यहाँ पर प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद डिसबर्समेंट का जो प्रोसेस है वो सब करते हैं. बट देखिए, ये अकाउंट जो है पार्क है किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में, तो जिसको होम ब्रांच कहते हैं. राइट सर. तो डेफिनेटली जो होम ब्रांच का ऑडिटर है उसकी ड्यूटी है उन डॉक्यूमेंट्स को देखना, वेरीफाई करना, एज वेल एज जो भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो फॉलो हुआ कि नहीं. डिसबर्समेंट भी यदि मान लीजिए उस सेल ने कर दिया है, बट इफ दिस अकाउंट इज पार्क्ड विद द ब्रांच, डेफिनेटली द ब्रांच ऑडिटर हैज टू लुक इनटू द प्रॉपर डिसबर्समेंट हैज बीन डन और नॉट. This cell are just meant to support the branches. They do not have their own identity. They are just the supportive branches for all other branches. क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो जाए, कहीं और जो समस्याएं आती है डॉक्यूमेंटेशन की, प्रोसेसिंग की, उन समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया है. सो यहाँ के भी ऑडिट होते हैं, ये जो सेल है इनके भी ऑडिट होते हैं, बट वहां का ऑडिटर उन डॉक्यूमेंट्स को देखने का अधिकार नहीं रख सकता है, ना वहां के डिसबर्समेंट को चेक करने का. तो ये जो सारे अधिकार प्राप्त हैं या जो ड्यूटी है, ये सिर्फ ब्रांच ऑडिटर की है, होम ब्रांच ऑडिटर की है, ना कि एमएसएमई सेल की है. प्रकाश सर, ठीक है ये बात? Yes, yes, it is kind of service branch. Right, sir. It is a service branch. Right, sir. Okay, sir. So moving towards our next query, sir. KCC अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेरी आई है सर. KCC में इंटरेस्ट जो सर्विंग हो रही है
that is वो serving हो रही है through the insurance amount which the borrower has received. तो उस इंश्योरेंस अमाउंट को अपन जो क्रेडिट आया है उसको सर्विंग मानेंगे, और व्हाट शुड बी द आइडिया, उसको एनपीए कंसीडर करें या नहीं करें, दैट इज द थिंग. आकाश जी, मैं आपके क्वेश्चन को और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, राइट क्योंकि सर. ऐसी 7-8 क्वेरीज आई है केसी से रिलेटेड, सो Right, दैट sir. वी शुड रिजॉल्व इट एट वंस इटसेल्फ. डेफिनेटली सर. इसमें जो क्वेरी आई है केसीसी में, अर्पित मेहता जी मंदसौर से उन्होंने पूछी है, नितिन सोडानी जी हैं उन्होंने पूछी है, और भी नाम मैं देखता हूँ इसमें कई लोगों ने पूछी. बहुत सारी क्वेरीज आई हुई है सर. राइट. तो पलटा करके उन्होंने एक शब्द यूज किया है, सेम सर. राइट. पलटे के बारे में पूछा गया है कि एक तो पलटा जो होता है वो हो रहा है विदाउट कैश मूवमेंट हो जाता है, कई बार सिर्फ बुक एंट्री होती है, डेबिट और क्रेडिट का वाउचर क्रिएट होता है और उससे वो पलटा हो जाता है. दूसरा जो केसीसी है उसके अंदर यहाँ पर जो आपने बताया कि इंश्योरेंस का जो अमाउंट आया है डेट इज कवरिंग द इंटरेस्ट पोर्शन, तो एक बात ये वहां पे की गई है. तो इन दोनों तीनों पे प्रकाश सर कृपया बताइए कि कैसे इसको डील किया जाए. Yes. I have the experience of that पलटा also, so I can say. बड़ी बात तो ये है कि पलटा ट्रांजैक्शन की पहली बात तो ये सबसे छोटी सबसे कि इंश्योरेंस रिकवरी इज नॉट रिकवरी डायरेक्टली फ्रॉम द borrower and therefore it cannot be considered as a recovery for the purpose of NPA norms. Number one. Now come to the पलटा especially. पलटा के मामले में क्या है सर कि there are number of things, और जहां पर इस तरह की जो क्वेरी आई है कि ये जो डेबिट क्रेडिट से, तो आप इसको पकड़ें कैसे, ये इट इज ए नॉर्मल फिनोमेना थ्रू आउट द ब्रांचेस, एंड आई थिंक आई कैन से थ्रू आउट द बैंक्स आल्सो, दे कॉल इट पलटा और अदरवाइज. तो सर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इसको पकड़ना कैसे, और हमको इसको एनपीए मानना है या वाकई उसको जेन्युइननेस उसको कैसे चेक करनी है. पकड़ने का मतलब मेरा है कि जेन्युइननेस कैसे चेक करनी है. तो नाउ आई बिगिन विद 2-3 थिंग्स. सबसे पहली बात तो ये सर कि जो मैं इसको दो तरह से देख रहा हूँ. यदि पलटा में जो क्रेडिट और डेबिट आई है तो उसमें दो सिचुएशन बनती है कि जो क्रेडिट आई है वो एक्स अमाउंट आई है और डेबिट आई है वो वाई अमाउंट गई है. बोथ अमाउंट्स आर डिफर्ड. तो इसको डायरेक्टली तो आप स्टेब्लिश नहीं कर सकते कि जो आया वो गया, तो आपको इसके अंदर इन डेप्थ जाना पड़ेगा. तब उसके लिए इन डेप्थ मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. इट विल टेक फ्यू मिनट्स ऑल्सो. अब सवाल इस बात का है सर कि इस पलटा में यदि मान ली उस दिन के मैंने ट्रांजेक्शन निकाले और इस तरह के 15 पलटे हुए हैं जिसकी टोटल 20 लाख आ रही है और 20 लाख की डिस्बर्समेंट आ रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये 20 लाख, क्योंकि अदरवाइज कैश बैंक का कैशियर का कैश स्क्रॉल और कैश बुक तो टैली होगी नहीं, तो उसको मैच तो करना ही रहेगा. तो वो 20 लाख एक अकाउंट में 10 अकाउंट में लेगा और 20 लाख उन अकाउंट में अलग अलग अमाउंट से डिफर कर देगा. अब सवाल ये आ रहा है कि इसके लिए मैं सेकंड स्टेप पे कैसे जाऊं. तो नंबर 1, वाउचर्स आर टू बी सीन, और वाउचर देख के हम एक बार ये देख सकते हैं कि डिपॉजिटर और विड्रॉल वो किसने किए हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रोकर के थ्रू अमाउंट बुलाया जाता है बैंक में और उसी ब्रोकर के थ्रू डिसबर्समेंट हो जाता है, क्योंकि 10 गांव के लोग एक ही दिन आकर के उतना रुपए जमा कराते हैं और वही 10 गांव के लोग एक साथ विड्रॉ करते हैं, विच इज हाईली नॉट पॉसिबल. तो दूसरी चीज ये देखने वाली है कि उस दिन खाली यही ट्रांजेक्शन हुए हैं या दूसरे डिसबर्समेंट हुए. नंबर 3, यदि उन्होंने मान लीजिए यदि डिनोमिनेशन लिखे नहीं लिखे हैं तब तो क्लियर कट केस है कि इसमें डिनोमिनेशन नहीं है, मतलब दे हैव नो कंट्रोल ओवर द कैश ट्रांजैक्शन. इवन देन इफ देयर आर डिनोमिनेशन, तो आई गो टू द कैश स्क्रॉल on CBS and I see the timing of the entry, debit and credit entry. If it is a difference of gap of few minutes or even say few half an hour or say, तो how it is possible कि एक आदमी आज पैसा लेके आता है और उसका नेक्स्ट अप्राइजल, क्योंकि उसको सेकंड डिसबर्समेंट के लिए उसका अप्राइजल होना जरूरी है, उसके खसरा खतौनी पटवारी की रिपोर्ट कि किस क्रॉप से ये पैसा मेरे पास आया है, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई होगी, तब उसका रीअसेसमेंट होगा कि वाकई इसको नेक्स्ट क्रॉप की जरूरत है नहीं है और कितनी है. तो क्वांटम कहां से डिसाइड होगा, उसका एक पूरा अप्राइजल की जरूरत है. दैट अप्राइजल इटसेल्फ टेक्स इट्स ओन टाइम, दैट कैन नॉट बी डन विद इन स्पैन ऑफ 1 hour or 2 hours. So if I go and check the vouchers data entry in the CBS and if I look that the entry of debit and credit is within few minutes or few hours, that is a checkpoint also. I have seen it and I asked for the timings. ऐसे केसेस में मैंने रिपोर्ट में उनको राइटिंग में मांगा, they had given me the timings and thereafter it was proved. मेरे केस में तो यही हुआ कि जमा करने वाला भी रामलाल था, विड्रॉल करने वाला भी रामलाल था.
तो ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सब सारे पलटे गलत है, लेकिन इसके लिए ये सारी प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है और उसको ये देखना है कि टोटल क्वांटम रिसीव कितना हुआ, गया कितना, ताकि उसने बैलेंस मैच किया, देन गो टू द स्क्रॉल, चेक द टाइमिंग्स कि कितने पीरियड में, और ये सारे, इसके अलावा उस आदमी का फ्रेश अप्राइजल कैसे हुआ और क्या एक दिन में 10 अप्राइजल, 20 अप्राइजल, 15 अप्राइजल पॉसिबल है? दैट इज आल्सो ए बिग क्वेश्चन, एंड ऑल दीज थिंग्स टेकन टुगेदर कैन डिसाइड द होल थिंग कि whether it is really genuine or not. You can add something. सर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे पूछना था कि दो तरह की बात हमने बोली। एक तो बगैर कैश के मूवमेंट के बैंक के पर्सन ने खाते में पैसे डाले और निकाल लिए, मतलब कि सिर्फ एंट्री कर दी, और एक ट्रांजैक्शन हुआ, ब्रोकर को बुलाया, रियल सेंस में पैसे डले और रियल सेंस में पैसे निकल गए। तो नहीं, दोनों, हाँ बोलिए आप बोलिए, मैं देन गलत दोनों है, पर दोनों गलत कामों में ग्रेविटी जो है दोनों की अलग अलग है। पहला काम जो है कि बैंक के ऑफिसर ने बगैर कैश के मूवमेंट के खुद सू मोटो एंट्री कर दी, इसकी ग्रेविटी ज्यादा है। और दूसरा काम जो है कि ब्रोकर आया, उसने रियल सेंस में पैसे डाले, रियल सेंस में पैसे निकले, उसकी ग्रेविटी कम है। अब प्रश्न जहां तक एनपीए का है, तो एनपीए तो दोनों ही केस में हो जाएंगे क्योंकि हम उसको डिनाई नहीं मानेंगे, जैसा कि आपने सब बताया। अब जहां पर बैंक के ऑफिशियल ने खुद एंट्री को घुमा दिया है, क्या यहाँ पर हमको इसको फ्रॉड की तरह लेना चाहिए? क्या इसकी सीवियर रिपोर्टिंग होना चाहिए? क्या इसकी कंप्लेंट होना चाहिए? Coming to that, then there is no cash receipt and payment. It's a management of cash transaction only. It is tantamount to fraudulent transaction, and therefore it should be reported strictly under the fraudulent transaction head also, under LFR. Definitely, क्योंकि ये तो they are playing with the cash, and that is a very serious offense rather. So it should be taken as a fraudulent transaction. It should be reported accordingly. सर इसमें शरद जी जो आप बात कह रहे हैं, जी के अंदर पलटा हुआ जो डेबिट और क्रेडिट का एक वाउचर बना और वो वाउचर बन के वहां पे लग गया जिसमें कोई कैश का मूवमेंट नहीं है, वो डेफिनेटली चेक हो सकता है आपके कैश स्क्रॉल रजिस्टर से कि किस डिनोमिनेशन के पैसे आए। कैशियर ने लिखना है 500 के नोट आए थे या 2000 के आए थे, लिखना पड़ेगा उसके। और अगर मान लीजिए आपको कैशियर के रिकॉर्ड में वो 10 लाख आना या 2 लाख आना और 2 लाख जाना नहीं मेंटेन्ड है, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट वाउचर बनाया है, तो डेफिनेटली शोज की एक बुक एंट्री इन्होंने कर दी है और बुक एंट्री से उसको पलटा करने का प्रयास किया है। दैट वी हैव टू चेक इट आउट। ये बहुत क्लियर है उसके अंदर, क्योंकि सेम डे में एंट्री हुई है, डेफिनेटली आप उसको चेक कर सकते हैं कि सेम डे में पलटा हो गया है। तो ये इनजेन्युइन पैसा है, आया भी नहीं गया भी नहीं। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि ब्रोकर आया, ब्रोकर ने आके पैसा जमा किया और ब्रोकर ने पैसा निकाला। देखिए शरद जैन साहब के खाते में संकित भंडारी पैसा जमा कर सकता है, पर शरद जैन साहब के खाते से निकाल नहीं सकता है। शरद जैन साहब के खाते से निकाल नहीं सकता। तो ब्रोकर की बात है, ब्रोकर कैन डिपॉजिट द अमाउंट बट कैन नॉट विड्रॉ द अमाउंट। अगर विड्रॉ कर लिया उसने उसके खाते से तो ये तो डेफिनेटली फ्रॉड है। ये भी फ्रॉड है। कर सकता आपके खाते से, वहां डेबिट नहीं कर सकता, क्रेडिट जरूर कर सकता है वो ब्रोकर। तो ब्रोकर को जो जेन्युइन बात कही, तो दोनों की जो क्वांटम ऑफ जेन्युइनिटी है वो जीरो है मेरे हिसाब से। वहां कोई जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ब्रोकर से आप पैसे मंगवा सकते हैं, ब्रोकर का काम ब्रोकर करेगा, पर ब्रोकर इज नॉट दी ओनर, तो वहां पर पैसा निकाल नहीं सकता किसी के भी खाते से ब्रोकर। सो मेक इट वेरी क्लियर कि इन दोनों केसेस में ये खाते को एनपीए करना है। देयर इज नो रिसीट फ्रॉम द जेन्युइन अकाउंट। दूसरी बात, जहां तक की फ्रॉड रिपोर्ट करने की बात है, देखिए क्या है सर, इट्स अ वेरी रेगुलर ट्रांजैक्शन डन बाय द बैंकर्स। ऐसे 50 खाते, 100 खाते और 1000 खाते भी मिल जाएंगे आपको जिनके अंदर सिर्फ डेबिट क्रेडिट वाउचर से उन्होंने पलटा कर दिया है। कोई ब्रोकर नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। और कृषि प्रधान देश है सर ये, तो कृषक के खिलाफ ऐसी एक्टिविटी करना, फ्रॉड लिखना, ये मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसे एनपीए कर देना चाहिए। पर फ्रॉड में अगर रिपोर्ट करेंगे तो ऐसे 50 खाते फ्रॉड में आप रिपोर्ट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल इश्यूज में सर प्रकाश सर, मैं मतलब आपके बातों से सहमत हूं, बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम ये 50 खाते और 100 खाते फ्रॉड में डाल देंगे, फ्रॉड रिपोर्टिंग कर देंगे, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए परेशानी है और बैंक के लिए भी। Internal control of cash.
I'm talking about the working of the branch, internal control, internal existing. मैं 50 खातों को फ्रॉड में डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनको तो 50 खातों को यही करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मुझे अपने LFAR में जहां जहां मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे इसे हाईलाइट करना पड़ेगा कि ब्रांच इज प्लेइंग विद द कैश एंड इट इज फ्रॉड प्रोन एरिया, इट इज फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, मतलब इट इज अ फ्रॉड प्रोन एरिया। व्हाट आई मीन टू से इज फ्रॉड प्रोन एरिया brought to the notice of the controlling authorities. I'm not talking about the 50 accounts going to be fraud account. No. Then secondly, एक चीज इसमें क्वेरी में जो मेरे पढ़ने में आई थी वो ये और आई थी कि उन्होंने इसके अंदर उसके डिनोमिनेशन लिखे हुए, इस क्वेरी जगह कहीं मेंशन है कि डिनोमिनेशन भी लिखे हुए रिसीट एंड पेमेंट के। नाउ आई कम टू द सेकंड पॉइंट कि मैं डिनोमिनेशन चेक करता हूं तो डिनोमिनेशन इन द CBS सॉफ्टवेयर, if the same denomination is for receipt and same denomination is for withdrawal, so it's a clear cut transaction. Again, if there is a denomination mentioned, so कैसे हो सकता है कि एक आदमी वो 50 के नोट जमा करे और आधे घंटे बाद कोई 50 की नोट ले जाए, 500 की क्यों नहीं ले जाए? So this is also one of the check point. Right sir, right. एक छोटी सी बात मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि बैंक कई बार NPA बचाने के लिए इस तरह के काम कर लेती है। बैंक का स्टाफ जो है कि बाहर से पैसा मंगवा के डलवा लेती है, और कैसे निकला हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। पर एक घटना मुझे किसी बैंक में देखने में आई थी और पेपर वगैरह में भी छपा था। उसमें जब किसान के खाते में पैसा डला तब किसी ने आपत्ति नहीं की, पर जब किसान के खाते से पैसा निकल गया तब किसानों ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि हमारे खाते से पैसे निकल गए। तब बैंक और बैंक के कर्मचारियों के लिए दिक्कत हो गई कि किसान एक तो NPA खाते में पैसा भर नहीं रहा है और उल्टा उसके खाते को किसी ने रेगुलराइज करने की कोशिश की तो किसान ने कहा कि ये पैसा भी मेरा है, दिस शुड आल्सो बी ग्रांटेड टू मी। तो शायद अभी भी चल रहे हैं, तो शायद बैंकों को इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मैं भी समझता हूँ। राइट, बट एज एन रिपोर्ट में हमको फ्रॉडुलेंट को फ्रॉड प्रोन एरिया शुड बी रिपोर्टेड। राइट सर। शरद भैया जी 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 2-3 मेंबर्स है जिन्होंने हैंड रेज कर रखे हैं, तो अपन अगर उनकी भी क्वेरीज ले लें। इसी क्वेरी में एक क्वेरी और मैं आगे जोड़ना चाहता हूँ, राइट सर, इसी से संबंधित है, सो दैट अब नई क्वेरी लेने के पहले एक बार और क्वेरी ले लें सर। इसमें एक क्वेरी नंबर 6 जो दिया आपने कि यहाँ पर मैनेजर कंफ्यूज कर रहे हैं कि 36 महीने तक पैसा नहीं आया तो NPA होगा, 48 महीने तक पैसा नहीं आया तो NPA होगा। तो ये वो पूछना चाह रहे हैं कि कितने महीने तक पैसा न आने पे NPA करना है हमें। राइट सर, इसमें दिस इज बेस्ड ऑन द क्रॉप। यदि क्रॉप लोन है तो क्रॉप की जो डिसीजन है वो SLC करती है कि सिंगल क्रॉप है या डबल क्रॉप है। सिंगल क्रॉप है तो 6 months एंड डबल क्रॉप है तो 1 year। और मॉरिटोरियम पीरियड तो 36 महीने, 48 महीने, 12 महीने, दीज ऑल डिपेंड्स ऑन द SLC रिपोर्ट फर्स्ट। और जो मॉरिटोरियम पीरियड सैंक्शन लेटर में दिया हुआ है प्लस 6 months और 12 months, whichever is higher, that is the only deadline for the repayment। otherwise ये कंफ्यूजन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। तो सर क्या इस तरह की समझ लें कि SLBC ने अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप की बात की है तो वो 6 महीने में आती है। मान लीजिए रबी और खरीफ 2 हमारे यहाँ क्रॉप होती है, तो रबी के लिए पैसा दिया है तो नेक्स्ट रबी में जमा करेगा वो। yes, और अगर वो नेक्स्ट रबी में जमा नहीं करता है तो कितने महीने और हमें उसे देना है? तो से फॉर 12 months। हाँ, 12 months only, that at least 12 months plus मैंने और ऊपर जाने का तो कोई रीजन ही नहीं बनता। यस, इसका मतलब 48 मंथ्स तो हो ही नहीं सकते किसी भी कारण से। इट में भी मैक्सिमम 36 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स हो सकते हैं, 48 तो कभी हो ही नहीं सकते। 36 मंथ्स तक अगर पैसा नहीं आया है तो इट विल बिकम NPA डेफिनेटली। ओके, 48 महीने का तो कहीं से कहीं तक कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कभी भी नहीं बनता। ये सारे क्वेश्चंस के बीच में एक क्वेश्चन हमारा रह गया है कि जो अल्टा पल्टा वाली बात थी, तो अगर किसी के खाते में अकाउंट पे चेक से पैसा आता है और अकाउंट पे चेक से पैसा निकल जाता है, तो ऐसे में हम प्रिंसिपल इंटरेस्ट वगैरह सब मान लेंगे क्या? अकाउंट को स्टैंडर्ड मान लेंगे क्या? अकाउंट पे चेक से पैसा आया, अकाउंट पे चेक से निकल गया, सेम पर्सन के खाते से आया, सेम पर्सन के खाते में चला गया। हो सकता है वो रिलेटिव हो सकता है नॉन रिलेटिव हो सकता है थर्ड पर्सन, हो सकता है कि बारोड अमाउंट हो। तो इस केस में क्या ओपिनियन बनेगी? क्या उस अकाउंट को हम NPA माने या स्टैंडर्ड माने? जहां तक मेरा सवाल है, क्रेडिट का सवाल है, इफ इट इज कमिंग थ्रू अकाउंट पे चेक, दैट मींस पैसा तो आया है, कहीं से भी आया, उसने बारो करके दिया है या कहीं से भी दिया है,
as far as recovery is concerned, it is okay. But if it is released through this again account पे check का draft to another account, that means it is not released to the borrower. Number one. तो borrower agriculture loan के disbursement में borrower को ही पैसा जाना है, and that too based on the appraisal कि उसको किस फर्क के चाहिए. अब यदि मेरा पैसा, otherwise it is again it is proven that it's a mere transfer arrangement, temporary arrangement for debit and credit through a check. So कोई question does not arise for this. It should be treated as NPA. As far as single recovery through RTGS is okay, there is no issue. But disbursement should be given to the borrower, number one, and for the purpose of loan, for the purpose of crop only, not for other purpose. तो दूसरे को यदि किसी को मैंने ट्रांसफर किया है, तो purpose is defeated. Fine, sir. बैंक परमिट भी नहीं करेगी इस तरह से वापस से चेक से किसी और को देना, बैंक परमिट भी नहीं करेगी. नहीं करेगी. मैं ऐड करना चाहता हूँ, कुछ केसेस ऐसे मिलते हैं जिसमें रामलाल और श्यामलाल दो व्यक्ति हैं, तो श्यामलाल के खाते से रामलाल के खाते में पैसे आते हैं और रामलाल के खाते से श्यामलाल के खाते में पैसे वापस चले भी जाते हैं. ये भी एक स्टाइल हो गया है, डेबिट और क्रेडिट वाउचर ना बनाते हुए 2 या 3 लोगों को हम इस तरह का वेब बना लें और इंटरनली उनके खाते से इसमें इस तरह की एंट्रीज कर सकें. देखिए, एक तो एनपीए ना हो उसके लिए जेन्युइन सोर्सेज से वो क्रेडिट आना चाहिए, जो कि नहीं आया है. दूसरी बात, जो डेबिट डिसबर्समेंट है, डिसबर्समेंट जो हुआ है वो भी जिस पर्टिकुलर खाते में गया है, श्यामलाल के खाते से रामलाल में और रामलाल से वापस श्यामलाल में, तो ये भी कोई जेन्युइन एंट्री नहीं है. तो डेफिनेटली ये भी उसी तरह का बोगस एंट्री मानी जाएगी और ये दोनों खाते एनपीए होने चाहिए मेरे हिसाब से. ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि हाउ ही इज डीलिंग द मैटर. राइट सर. केसीसी की क्वेरी में एक क्वेरी और रह गई है कि कोई केसीसी अकाउंट था, लास्ट ईयर एनपीए हो गया और उसका करंट ईयर का इंटरेस्ट जो है पिछले ऑडिटर ने रिवर्स कर दिया. अब जो नए ऑडिटर आए हैं उनको ऐसा लगता है कि करंट ईयर के साथ साथ पास्ट ईयर का भी इंटरेस्ट जो था पिछले साल ही रिवर्स हो जाना चाहिए था जब भी एनपीए आइडेंटिफिकेशन हुआ. तो क्या पुराने ऑडिटर ने जो इंटरेस्ट का रिवर्सल छोड़ दिया है उसको अब नए ऑडिटर कर सकते हैं क्या? एमओसी दे सकते हैं क्या उस बात की कि उनके जुरिस्डिक्शन में अब कुछ भी नहीं बचा? सर, इन माय ओपिनियन जो एमओसी देंगे हम और जी प्रकाश सर आप बोलिए प्लीज. नहीं आप बोलिए मैं बोलता हूँ. आप बोलिए पहले. इसमें देखिए क्या है कि बोलो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने यदि इंटरेस्ट को एज ए इनकम बुक किया है तो वहां से आप एमओसी में उसका रिवर्सल देंगे, जो कि इस साल तो कोई उन्होंने इनकम बुक किया नहीं है. ये बुक तो पिछले साल में किया था और पिछले साल का उन्होंने रिवर्स करवा दिया. तो आप यहाँ पर इस साल में पीएनएल के अंदर तो कोई इफेक्ट आपका आया नहीं उस पर्टिकुलर खाते से, क्योंकि वो पिछले साल ही एनपीए हो चुका था. तो आई बिलीव कि इस साल अगर इनकम ही बुक नहीं किया आपने तो आप एमओसी उस इनकम की दे ही नहीं सकते. मतलब रिवर्सल का अदरवाइज आल्सो देयर इज नो रूम फॉर इट. देयर इज नो रूम फॉर रिवर्सल. रिवर्सल का जो इवेंट है वो केवल एनपीए आइडेंटिफिकेशन वाले साल में ही है. उसके अलावा किसी और साल में इंटरेस्ट रिवर्सल का कोई भी इवेंट नहीं आएगा. नहीं आएगा. पास्ट ईयर्स की बात है. जिस ऑडिटर ने एनपीए डिटेक्ट किया है उस ऑडिटर को ही इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा. अगर उसके हाथ से कोई इंटरेस्ट रिवर्सल छूट गया है तो सब्सिक्वेंट पीरियड में कोई और ऑडिटर उसको रिवर्स करने की स्थिति में नहीं रहेगा. है ना सर? यहाँ तक तो हम आ गए. जो केसीसी के हमारे सारे क्वेश्चंस थे मैं समझता हूँ कि कंप्लीट होगा. एक क्वेश्चन जो रह गया बेसिक, आई डोंट नो वो कवर हो गया क्या, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन था कि इंश्योरेंस अमाउंट से वो केसीसी क्रेडिट हो रहा है. सर मैंने आपको आई गिवन द रिप्लाई. अच्छा ओके फाइन. प्रकाश सर ने बता दिया है कि इंश्योरेंस अमाउंट जो है उससे अगर इंटरेस्ट सर हो रहा है तो दैट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज क्रेडिट. कहीं ना कहीं किसी सोर्स से जमा होना चाहिए. दैट इज द इश्यू. अब केसीसी के बारे में एक और क्वेश्चन है, पर अब ये क्वेश्चन न तो लीगल है न प्रोसीजरल है. ये कंप्यूटर की किसी कमांड से रिलेटेड है.
अब हमारे जो क्वेरीज थी ये बताना चाहते हैं कि जो केसीसी के इंटरेस्ट का जो हमको सबवेंशन मिलता है और जो हमको सर्टिफिकेट देना रहता है, तो उस इंटरेस्ट की करेक्टनेस को चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर में फिनेकल में क्या कोई कमांड है क्या? तो इस बारे में संकित भी आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं क्या? यस सर, डेफिनेटली। ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन की जो बात कर रहे हैं, इसमें होम लोन में इंटरेस्ट सबवेंशन, एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट सबवेंशन, एवरी प्रायोरिटी सेक्टर जो लेंडिंग की है उसका जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, उस इंटरेस्ट सबवेंशन का एक कोड होता है। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 3-4 सॉफ्टवेयर हैं। टीसीएस का बैंक है, फिनेकल है, और एक और सॉफ्टवेयर है, आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट, फिनेकल है, टीसीएस बैंक है, और एक और है। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं सर, इन सॉफ्टवेयर में सब में अपने अलग अलग कमांड हैं। मुझे लगता है कि यहाँ डिस्कस इतने तो कमांड्स अपन कर नहीं सकते हैं, बट क्या है इसका एक बेसिक थंब रूल में बता देता हूँ कि जो सबवेंशन का सर्टिफिकेट होता है सर, उस पे एक कोड नंबर लिखा है। उस कोड नंबर से आपको लिंक करना है पर्टिकुलर कोड नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट। मतलब उस जो आपके अकाउंट्स देख रहे हैं आप बैंक के, उस ब्रांच के अकाउंट्स में आप देखेंगे उस पर्टिकुलर कोड नंबर पे उस अमाउंट का सबवेंशन आ जाएगा। तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि ये सबवेंशन मिला या नहीं मिला, उसका अकाउंट की एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं। जहां तक एक्यूरेसी की बात है सर, अब तो सीबीएस सिस्टम आ गया, तो सीबीएस में आप कोई एक्यूरेसी चेक करने जैसी कोई स्थिति नहीं है। यदि आपने उसको प्रायोरिटी सेक्टर का क्लिक ही नहीं किया, उसमें अगर उसको प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं डाला है, तो ऑब्वियसली वो फिर वहां पर सबवेंशन का अमाउंट में ऐड होके नहीं आएगा। सो सबवेंशन का अमाउंट एक बहुत आसान हो गया ऑडिटर के लिए चेक करना, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर कोड नंबर लिखा है, उस कोड नंबर से आप उस कोड नंबर को मैच कर लीजिए वहां पर। एम आई राइट प्रकाश सर? यस सर। तो ये इस तरीके से फिनेकल की कमांड वगैरह के अलावा भी इस तरह से कुछ कर सकते हैं। एक नई क्वेरी जो हमारे पास आई है, वो आई है एसबीआई में एक मैक्स गेन करके स्कीम है, ये होम लोन से रिलेटेड है। तो जो मैक्स गेन जो होता है, ये ना तो टर्म लोन है और न ही सीसी लिमिट है, ये दोनों का एक मिक्स प्रोडक्ट है। इसमें बैंक क्या करती है कि एक लिमिट बना देती है और वो लिमिट हर महीने रिड्यूस होती जाती है, साथ में एक किस्त भी बना देती है, और जो बारोवर होता है उसको किस्त भी भरना पड़ती है। अब बैंक जो है इस प्रोडक्ट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीसीओडी में लेती है। अब जो क्वेरी आई है उनका पूछना है कि इसमें एनपीए को कैसे देखना है, क्या हम इसको सीसी लिमिट जैसे देखें जहां हमको ये देखना पड़ता है कि भाई ब्याज की सर्विस हुई या नहीं हुई है, या फिर हम इसको टर्म लोन जैसे देखें कि भाई इंस्टॉलमेंट आई है या नहीं आई है। इसको एक्चुअल में किस तरह से इसको एनपीए देखने का तरीका रहेगा, किस तरह से हम इसमें एनपीए डिटरमाइन करें। एसबीआई मैक्स गेन होम लोन प्रोडक्ट, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट फिक्स है, वहां पर आपको टर्म लोन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि सीसी लोन अकाउंट तो है, ओडी लोन है। सीसी लोन में डेबिट क्रेडिट चलते हैं, ओडी लोन में टेम्पररी वो विड्रॉल, इट इज एज गुड एज मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन में अलग बात हो गई कि मॉर्गेज लोन में तो आपको वो इंस्टॉलमेंट फिक्स नहीं है, आपको डेबिट क्रेडिट दोनों अलाउड है। लेकिन यहाँ पर चूंकि इंस्टॉलमेंट फिक्स है, तो आपको इसको टर्म लोन के नजरिए से देखना पड़ेगा कि दो इंस्टॉलमेंट जो फिक्स हुई है वो इंस्टॉलमेंट रेगुलर है या नहीं है, कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है, कितनी, और उससे क्या स्थिति बनती है, उसके ऊपर इसका एनपीए डिपेंड करेगा। सर इसमें डेबिट क्रेडिट भी परमिसिबल है। ये जो ओडी लिमिट है सर, ये जो ओडी लिमिट की हम बात कर रहे हैं, इसका हम बेसिकली बात करें, जो भी नाम दिया है किसी बैंक ने, जो नोमेनक्लेचर दिया है मैक्स गेन या जो भी नाम दिया हुआ है, ये ड्रॉप लाइन ओडी है। ये प्राइवेट बैंक से सीख करके अब पब्लिक बैंक्स ला रही है, दिस इज ड्रॉप लाइन ओडी। यहाँ पर मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है, तो हर महीने 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए की आपकी जो ड्रॉइंग पावर है वो कम होती जाएगी, राइट? जी। आपको इंटरेस्ट तो सर्व करना ही करना है, बट साथ में वो 5 लाख रुपए भी आपको कम करना है, क्योंकि आपकी डीपी लिमिट जो है वो 5 लाख से कम हो गई है। से फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 31 मार्च को चेक कर रहे हैं और 12 महीने में यदि हर महीने 5-5 लाख कम हो रही थी वो, तो 6 लाख रुपए सॉरी 6 लाख रुपए कम हो जाएगी 1 करोड़ रुपए में से। तो लास्ट में हमें देखना है कि उसकी जो डीपी लिमिट है वो डीपी कम्स टू 94 लाख ओनली। तो 94 लाख प्लस इंटरेस्ट उसमें सर्व हो गया कि नहीं। मान लीजिए उसका आउटस्टैंडिंग 95 लाख है, तो आपको ये देखना है कि इसका ब्याज कितना था उस समय पे, और इसकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है दैट इज ओवरड्रॉन। तो ये ओवरड्रॉन पिछले 3 महीने से चल रही है। जैसे सीसी लिमिट में हम चेक करते हैं, द सेम यू हैव टू चेक हियर
बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका डीपी हर महीने गिरता जा रहा है। ऐसा सीसी लिमिट में भी होता है, अगर आपका स्टॉक कम होता जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पर भी कम होता जाएगा। द सेम वे यू हैव टू चेक दिस ऑल्सो, क्योंकि यहाँ इंस्टॉलमेंट तो उसको बोली नहीं भरने के लिए कोई भी, सिर्फ उसका लिमिट संकित भैया मैं नहीं है, उसकी जो लिमिट है उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं वो लोग। तो ये आपको ये चेक करना है कि उसकी डीपी लिमिट क्या रह गई है। जो आपके यहाँ पे बुक लिमिट है, डीपी लिमिट 94 लाख है, आप उससे चेक कर लीजिए आउटस्टैंडिंग कितना है, आपको पता लग जाएगा ये आउट ऑफ ऑर्डर है या नहीं है। संकित जी इसमें दोनों काम कर दिए बैंक ने, एक तो मंथली इंस्टॉलमेंट भी बना दी है, डीपी भी रिड्यूस होती चली जा रही है, ये दोनों का एक मिक्स प्रोडक्ट है। तो ऐसे में हमारे जो ऑडिटर मेंबर है उनका पूछना है कि मैं टर्म लोन के एंगल से देखूं, सीसी लिमिट के एंगल से देखूं, या दोनों एंगल से देखूं। पर क्लासिफिकेशन जो बैंक ने इसका सीसीओडी में किया है, जो लीगल पोजीशन सीसीओडी है, डीपी निकालनी पड़ेगी पेमेंट को, मतलब शेड्यूल को देख करके, और व्हाट एवर द अमाउंट इज टू बी रिकवर्ड एंड व्हाट हैज बीन रिकवर्ड, उसको देखते हुए आपको डीपी निकालना। प्रकाश साहब मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जितना मेरे ख्याल से जो 15 फरवरी 2022 वाला मास्टर सर्कुलर क्लैरिफिकेशन है, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी सीसीओडी प्रोडक्ट में बैंक ने डाला है, चाहे वो बिजनेस पर्पज से है नहीं है, उसको उसी एंगल से देखा जाएगा। तो उसपे सीसीओडी के 90 डेज वाले नॉर्म्स ही लगने, और आउट ऑफ ऑर्डर वाला ही कवरेज चलेगा। मतलब बैंक ने अगर उसको पार्क किया है सीसीओडी में। बाकी ओवर टू प्रकाश जी और भंडारी सर। सर वही बात मैं भी बता रहा हूं कि इसको टर्म लोन के एंगल से आप नहीं देख सकते, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने एक अमुक अमाउंट आपको भरने के लिए बोला है, पर वो भरेंगे कैसे आप, आपकी डीपी लिमिट कम करते हुए भरना है आपको पैसा। तो जब आपको क्लासिफिकेशन उसका सीसी या ओडी के अंदर है, तो आपको ओडी की तरह, मतलब ओवरड्राफ्ट लिमिट या सीसी लिमिट की तरह से उसको चेक करना है, ना कि टर्म लोन की तरह से। उसमें आपको चेक कर लेंगे डीपी कितनी रिड्यूस हो गई है। डीपी इज रिड्यूस, तो मान लीजिए कि आपको, मैंने जो एग्जांपल लिया था, 5 लाख रुपए हर महीने कम होता जाएगा, उसकी ड्रॉप लाइन ओडी है, तो डेफिनेटली आपको लास्ट में 94 लाख पे चेक करना है उसका आउटस्टैंडिंग। यदि ज्यादा है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर है, और अगर नहीं है 94 लाख में उसके आसपास ये कहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर मान लीजिए 3 महीने का ब्याज उसने दे रखा है, एज वेल एज वो मान लीजिए 95 लाख से 1 लाख रुपए ही है, तो वो 1 महीने का ब्याज बाकी है उसका भरना, कोई बात नहीं, वो आउट ऑफ ऑर्डर मोर देन 90 डेज नहीं है वहां पे। एक्चुअली जो इंस्टॉलमेंट बनी है ना, वो इस तरह से बनी है, मान लीजिए कि 50,000 से आपकी डीपी रिड्यूस होना है, तो इतने रुपया प्लस जो ब्याज है उतने की किस्त बनाइए, यानी कि इनडायरेक्टली बैंक इज सेइंग that you have to pay only that amount by which the DP is reduced, plus interest. Yes, so yes. It is the way of presenting only. It is the way of presenting only by the bank. फिर जो संकेत जी ने बोला, that is the base for the calculation of DP, obviously. Okay. तो ऐसे में सिर्फ सीसी लिमिट के एंगल से अगर देख लें कि बढ़ रहा तो नहीं है और इंटरेस्ट सर्व हो रहा है नहीं है, तो दोनों ही एंगल से आपका जो मामला जो है सेफ हो जाएगा। यस। अब एक कैश वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेरी आई है। आकाश जी, क्या हमको माइक ओपन करना है क्या? 5-6 लोगों ने रेज कर रखा है। हाँ, आई थिंक वो कर देते हैं, बिकॉज अपना जो बेसिक पर्पस है ना, वो क्योंकि मेंबर्स वेट कर रहे हैं एंड टाइम निकलता जा रहा है, सो आई थिंक हाँ मैं करता हूँ। पीएल बंगा सर, इफ यू आर हेयर, पीएल बंगा सर, मैंने आपको एक बार पीएल बंगा सर आप हैं? सर वो म्यूट पर है, अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं, आई हैव डन इट। आकाश जी 2-3 लोगों को ले लीजिए, हो है ना? हाँ, अगेन सौरभ जैन सर। सौरभ सर, आपका रेज हैंड था। रवि सिंगल जी। आई थिंक यदि आपके चैट बॉक्स में आशीष हो तो क्वेरी पढ़। हेलो संकित सर, प्रकाश सर, आकाश जी, शरद सर। जी आशीष जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। काफी देर से वेट कर रहा हूँ आपसे बात करने के लिए। थैंक्स अ सॉरी सर, गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर। सर एक क्वेश्चन था, अभी एक बात पूछी गई थी, ये क्वेश्चन मेरे द्वारा ही पूछा गया था, जो घूमते घूमते इस पोर्टल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आ गया, मुझे बहुत खुशी है। सर एक क्वेश्चन मैं पूछा था कि जैसे कोई अकाउंट
लास्ट ईयर 2021 में ऑडिटर साहब ने उसको एनपीए किया, लेकिन उसका इंटरेस्ट उन्होंने जो रिवर्स किया वो कम किया। तो सर आप लोगों ने कहा कि चूंकि इस साल के ईयर में वो इनकम नहीं आई है तो हमें इस साल उसको बस इस साल के ऑडिटर को उसको रिवर्स करने का नहीं बनता है। तो सर मैं थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ाता हूँ। सर कोई अकाउंट इस साल अगर एनपी होता है तो हम इसके सारे जो अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए केसीसी अकाउंट है तो 36 महीने का इंटरेस्ट जो उसका लगा हुआ है उसको रिवर्स करते हैं हम लोग। तो उस केस में भी तो जब पिछले 2 सालों का इंटरेस्ट थोड़ी पीएनडर में आया हुआ होता है तो भी हम उसको रिवर्स करते ही है ना। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई थिंक हमें एक बार वापस इस बात में पूछना है आप लोगों से कि वो वाली बात कहाँ से आ गई कि पुराना इंटरेस्ट इस साल के पीएनडल में नहीं आया है तो उसको रिवर्स करने का नहीं बनता है। शरद सर देखिए ये क्वेश्चन था मेरा। सर देखिए ये है कि इसमें जिस साल आप डिटरमाइन कर रहे हो मतलब क्वालिफाई एनपीए उसको नाम पे ले रहे हो, उस साल उसका फाइनल जो भी रिवर्सल बनता है वो कैलकुलेट करके आप डाल सकते हो। लेकिन क्योंकि वो एनपीए लास्ट ईयर हो चुका है तो उसके अंदर फ्रेश इंटरेस्ट रिवर्सल की परमिशन नहीं है सर। लेकिन सर ये आप जैसे आप लोगों ने जवाब दिया था कि उसका इनकम इस साल पीएनडल में नहीं आया, इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में वो वाला इनकम नहीं आया, इसलिए हम रिवर्सल नहीं कर सकते या हाँ सर बताइए। और अकाउंटिंग के ऊपर यदि हम बात करें तो पिछले सालों का प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी ट्रांसफर टू एचओ है, इसलिए दैट शुड नॉट बी इंपैक्टेड। क्योंकि हम एमओसी देंगे तो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रू एंड फेयर कैसे बताएंगे? तो सर अगर हम लोग को दिस व्यू वाज टेकन सर अगर हम केसीसी अकाउंट को एनपीए करते हैं तो उसमें भी तो 36 महीने का इंटरेस्ट रिवर्स करते हैं कि नहीं करते सर? तो वहां पे तो केवल 12 महीने का इंटरेस्ट इस साल पीएनएल में आया है, बाकी तो 24 महीने का तो इंटरेस्ट पीएनएल में आया ही नहीं ना सर। उस साल करते हैं जिस साल उसका एनपीए आइडेंटिफाई हुआ है, बट दिस इज नॉट द रेलेवेंट ईयर फॉर रिवर्सल। दैट वाज द ईयर ऑफ दिस वाज द रिवर्सल के लिए परफेक्ट एंट्री होता है जिस साल उसका एनपीए रिकॉग्नाइज हुआ, तो दैट वाज द ईयर फॉर रिवर्सल। दिस इज नॉट, इसका रेलेवेंस ही नहीं है अकाउंट का। उस अकाउंट को आप टच भी नहीं कर। अच्छा, उस अकाउंट टच भी नहीं कर सकते हम लोग ऐसा? आप कर चुके हो तो उस अकाउंट को दोबारा आपको टच करने के लिए सिर्फ रिकवरी के अलावा कुछ नहीं कर सकते सर। यू कैन डेबिट द चार्जेस, रिकवरी आई तो रिकवरी, इसके अलावा तीसरी कोई परमिशन ही नहीं है करंट ईयर में। ओके समकी सर का भी शायद यही कहना होगा। प्रकाश सर मैं इनके क्वेश्चन को थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूँ। मुझे लगता है आशीष जी आप जो पूछ रहे हैं वो एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं इसका। मान लीजिए कोई होम लोन है जिसको पिछले 2-3 ऑडिटर्स ने नहीं किया एनपीए, जबकि वो 3 साल पहले एनपीए हो चुका था। आज एनपीए कर रहे हैं उसको और वो सीधे मान लीजिए डाउटफुल में या जो भी एक्टिविटी या लॉस असेट्स में कहीं भी जा रहा है वहां पे। तो प्रकाश ने इनको अगर इस एग्जाम्पल से हम समझाएं तो हो सकता है शायद ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर इस बार वो इस साल में जो लगाया गया ब्याज है वो 1000 रुपए है, उसके पहले 1000 लगा था और उसके पहले भी 1000 लगा था, टोटल 3000 रुपए 3 सालों में ब्याज इनकम में उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया। मान लीजिए मैं इस साल उसको एमओसी दे रहा हूं और उसको डायरेक्टली XYZ जो भी डाउटफुल में जाना है या लॉस में जाना है वो जा रहा है वहां पे। तो अब सर इसमें जो इंटरेस्ट रिवर्सल होगा एमओसी के थ्रू, वो इंटरेस्ट रिवर्सल 1000 होगा या 3000 होगा? 3000 होना चाहिए सर। अपन ने बात की जो डिस्कशन किया कि सिंस द डेट ऑफ एनपीए इज इन द करंट ईयर एंड देयरफॉर वी कैन टच अपॉन दैट अकाउंट इन द करंट ईयर, तो हम उसमें जो रिवर्सल चाहते हैं 3 साल 2 साल वो कर सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी रिवर्स इस साल टच नहीं हुआ है, जिस अकाउंट को टच करने की परमिशन ही खत्म हो गई है, तो हाउ वी कैन रिवर्स इट नाउ? आपके क्वेश्चन को ही मैंने रेप्लिकेट किया इस एग्जांपल से ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। देखिए आप समझिए कि इस साल आप उसको 3000 रुपए से रिवर्सल करने वाले थे, ठीक है जी। पर यदि आपने इस साल उसको सिर्फ 1000 रिवर्सल किया, आप अगले साल में आप क्या करोगे? आपको परमिशन ही नहीं है उसको कुछ करने की। अच्छा सर, इसका मतलब 2000 सर ये कहीं एक्चुअली कहीं मैंने पढ़ा नहीं या कहीं सुना नहीं, मतलब इस तरह की चीज इसलिए पूछी मैंने आपसे। ठीक है सर, बाकी लॉजिकली मुझे लगता है कि सर 3 साल का रिवर्स कर देना चाहिए था क्योंकि वो रिवर्स होने से रह गया। दैट वाज द मेन पॉइंट एक्चुअली। सर एक चीज और जिस साल आप साल में जो भी आपका पिछला अनरियलाइज्ड है दैट कैन बी रिवर्स इन दैट पर्टिकुलर ईयर ऑफ एनपीए, बट सब्सिक्वेंटली यू कांट टच दैट अकाउंट। तो मतलब लॉजिक ये हुआ कि वी कैन नॉट टच द अकाउंट। दिस शुड नॉट बी लॉजिक कि पीएनएल में इस साल इसकी कोई इनकम नहीं आई तो इसलिए ये रिवर्स नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये करेक्ट कंक्लूजन हुआ सर। आप सिर्फ ये मान लीजिए आपका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, आप सिर्फ इतना मान लीजिए यू हैव नो पावर, बस इतना सा आप जिस समझ लीजिए। और ऐड कर देता हूं सर आपको टू फर्दर क्लैरिफाई।
suppose there is a recovery in the account. Hello, सॉरी सर, हाँ क्या कह रहे हैं सर? can you hear me? Yes, सर sir. आपकी वॉइस क्या क्रैक हो रही बीच बीच में, बताइए सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको दूसरे एंगल से देखिए कि if there is a recovery in the NPA account, यस सर। so what will happen? Entry will be credited to the NPA borrower account, यस सर। and that account that तो ऑलरेडी रिवर्स नहीं हुआ है वो भी इस पे रिकवरी में आ गया। यस सर, यस सर। ठीक है ना सर, तो रिवर्सल किया या नहीं किया, लेकिन यदि नहीं किया है तो भी उसकी रिकवरी से हाँ, उसका इंटरेस्ट हाँ, यस सर, यस सर, आ तो गया सर वो। But the income is overstated in the last year. बस वही इशू था खाली सर। that you can comment on that, but otherwise जब रिकवरी आएगी तो ऑटोमेटिकली जो अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट not reversed in earlier years will be taken care of automatically by the way of recovery. वो तो है सर, वो तो है ही। हाँ सर सर एक चीज और सर, जैसे ये एनपी अकाउंट्स में जैसे ये हम लोगों ने लीगल चार्जेस, सर लीगल चार्जेस छोड़ दे हम लोग, बैंकों ने इंस्पेक्शन चार्जेस, बैंकों ने लेजर फोलियो चार्जेस, ये सब लगाए होते हैं, हमें इनको भी रिवर्स करना चाहिए ना सर? रिवर्स तो होना चाहिए इनको एक्चुअली। इनफैक्ट इसमें प्रिंसिपल ये बोलता है कि दे शुड मेंटेन ए मिरर अकाउंट, whatever the charges are to be debited to that account, it should be in the mirror account, and as and when recovery comes the entry should be reversed from that. तो सर जैसे एंट्री उस अकाउंट में कोई एंट्री आता है तो उससे हम चार्जेस को पहले रिकवर दिखा सकते हैं क्या? Yes, 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 yes. नहीं सर, दिखाना चाहिए या दिखा सकते हैं, मतलब क्वेश्चन इज दिस। Revenue of the branch it should be. देखिए अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट के बाद में अनकलेक्टेड चार्जेस कलेक्ट होंगे और उसके बाद में आपका करंट ईयर इंटरेस्ट आएगा और उसके बाद प्रिंसिपल में पैसा जाएगा। इसका मतलब मैंने एक अकाउंट के अंदर अनरियलाइज्ड चार्जेस को पहले रिकवर कर लिया अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट के पहले, तो दैट इज रॉन्ग। एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए आप अनकलेक्टेड चार्जेस ले लें या अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट ले लें, अल्टीमेटली वो जाना तो प्रॉफिट के अंदर ही है। तो ये तो अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द बैंक कहेगी कि पहले कौन सा कलेक्ट होना चाहिए। देयर इज नो रूल बाय आरबीआई और नो रूल बाय एनीवन कि पहले कौन सा पैसा आएगा, बट जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द बैंक ये कहती है कि उस केस में अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट पहले मिलेगा, फिर उसके बाद अनकलेक्टेड चार्जेस हैं, उसके बाद में करंट ईयर इंटरेस्ट है और उसके बाद प्रिंसिपल में पैसा। तो इन दैट केस जीएसटी का थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाएगा अगर आप अनकलेक्टेड चार्जेस पहले ले लेते हैं, बिकॉज बिफोर दिस जीएसटी छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। जीएसटी हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट, मतलब पे हो चुका है, तो हमें नहीं, मिरर चार्ज मतलब जो चार्जेस जो अपन ने लगाए नहीं है वो रिकवरी के लिए भी पेंडिंग है, जो अपन जो प्रकाश सर बोल रहे हैं कि वो अपन एक मिरर अकाउंट में डाल देते हैं जब एज एंड व्हेन जब रिकवरी आएगी। सो बिकॉज आई थिंक जीएसटी तभी लगता है जब उसकी रिकवरी आएगी, राइट प्रकाश सर? मतलब सर वो अकाउंट में चार्ज हुए ही नहीं है, सिर्फ मिरर अकाउंट में उनकी एंट्री पास की है, सिर्फ मिरर बुक एंट्री। जब वो मिलेंगे तभी जीएसटी चार्ज होगा उस पे, राइट। मान लीजिए कभी वो पैसा मिला ही नहीं आपका, तो एग्जैक्टली पता चला कि 10 साल तक आप जीएसटी पे कर रहे हैं उसके, वो तो कोई भी बैंक पे नहीं करेगी ना। Mirror account is only for the controlling purpose. For the controlling purpose कि हाँ उस पर्टिकुलर अकाउंट में इतने चार्जेस ड्यू हुए हैं अभी, राइट? यस सर एक चीज और बताई गई सर अभी कि जैसे इंश्योरेंस का पैसा आता है केसीसी अकाउंट में तो उसको हमें रिकवरी नहीं माननी चाहिए। तो सर मैं ये कहता हूँ कि अगर 31 मार्च 2022 को ही कोई नेशनल इंश्योरेंस से पैसा आया है अकाउंट के अंदर, तो सर हम जब रिवर्सल करेंगे इंटरेस्ट का, तो मेरे हिसाब से सर उसको रिकवरी को लेस करके बाकी का रिवर्स करना चाहिए सर। डेफिनेटली जो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिला है वो पैसे को आप रिवर्स थोड़ी करेंगे। अगर मान लीजिए उससे आपको मिल चुका है तो डेफिनेटली इट इज रियलाइज ना, इट इज नॉट अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट, इट इज रियलाइज्ड इंटरेस्ट। तो उसको लेस करने के बाद बाकी का रिवर्स करें ना सर? डेफिनेटली वो तो कलेक्टेड ही है ना आपका। और सर लास्ट ये कि सर इंटरनल कंट्रोल पर रिपोर्ट मांगी इस बार सर उसको क्या इंप्लीकेशन है सर, कहाँ देना सर उसको? सर अब इसको आप इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं कि जो घोष जिलानी कमेटी की जो रिपोर्ट आप फाइल करते हैं जिसके अंदर इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, व्हाट टू डू विद दैट? आप क्या एक में साल भर की रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं? समझ गया सर। आप तो इसकी बात कर रहे हैं, देयर शुड बी ए डिस्क्लेमर ऑन द फेस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट का जो अंदर लास्ट में कॉलम है एनी अदर आइटम टू बी रिपोर्टेड, एनी अदर आइटम, उसमें आपको ये डिस्क्लेमर डालना चाहिए, चाहे वो घोष जिलानी कमेटी का हो या इंटरनल कंट्रोल का हो या किसी भी इससे रिलेटेड जो भी है जिसको हम एक दिन के ऑडिट में साल भर की रिस्पांसिबिलिटी जोन करेंगे, उसका डिस्क्लेमर इन द मेन ऑडिट रिपोर्ट इट शुड बी देयर। ओके सर, ओके
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आशीष सर। देखो- आकाश जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं हाँ, सोचता हूँ कि कुछ हमको क्वेरीज कुछ आई हुई है questions सर अपने इस पे। चेट बॉक्स वाली क्वेरी हमको ले लेनी चाहिए। हाँ, वी आई एम टेकिंग दैट ओनली सर। एक है, कैन लॉस असेट बी रीस्ट्रक्चर्ड? No, है ना, वो तो कंप्लीटली आई थिंक। no, no. Once it is NPA, there is no question of restructure. राइट सर, राइट सर। एक क्वेरी है कि सिर्फ परफॉर्मिंग एसेट की हो सकती है, हाँ, रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट की तो वो तो आई थिंक गाइडलाइंस क्लियर है उसमें तो, है ना। इट इज वेरी क्लियर। हाँ, एक क्वेरी है सर कि कोई 100% एफडी के अगेंस्ट बैंक गारंटी है, सो एंड इट्स जो क्लाइंट, जो बोरोअर है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसके लिए अपन को आरओसी का चार्ज क्रिएट करना मैंडेटरी है? Yes, as strict terms में यदि हम कंपनीज एक्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इट शुड बी, बट नॉर्मली कोई बैंक इंसिस्ट नहीं करती है और काफी कंपनियां नहीं करवाती हैं, लेकिन यदि हम स्ट्रिक्टली एज पर कंपनीज एक्ट जाना चाहें तो इट शुड बी रजिस्टर्ड विद आरओसी। एनी चार्ज ऑफ एनी काइंड इट शुड बी रजिस्टर्ड। ओके, फाइन सर। सर एक है, प्लीज क्लेरिफाई हाउ मेनी टाइम्स एडॉक लिमिट कैन बी एक्सेप्टेड? शॉर्ट रिव्यू, शॉर्ट रिन्यूअल जो है वो बार बार वहां पर आता है। इट इज मैक्सिमम फॉर द 90 डेज शॉर्ट रिव्यू या शॉर्ट रिन्यूअल एक बार। दूसरी बार आप फिर कर सकते हैं, पर यदि 180 डेज के अंदर रेगुलर रिन्यूअल नहीं हुआ तो खाता एनपीए हो जाता है। इसलिए 2 शॉर्ट रिव्यू या रिन्यूअल अलाउड है, 90 डेज प्लस 90 डेज। बट एक बात ये भी ध्यान रखिए कि 90 डेज पहले निकल के फिर 30 दिन तक कुछ नहीं किया फिर 90 डेज के लिए कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वो 90 डेज कॉन्जिक्यूटिवली अगेन 90 डेज, ऐसा नहीं कि 90 डेज फिर 2 महीने गैप कर दो फिर उसके बाद में 90 डेज। ऐसा भी एनकाउंटर करते हैं कई बार, हम आ जाते हैं तो बोले सर 2 बार शॉर्ट रिव्यू रिन्यूअल अलाउड था। 2 बार नहीं सर, इट इज 180 डेज मैक्सिमम। जिस दिन उसका रिन्यूअल ड्यू हो गया और 180 दिन के अंदर वो रिन्यूअल नहीं हुआ, इट इज एनपीए। फाइन सर। और ओवरड्राफ्ट टेकन केयर ऑफ, फ्रीक्वेंट ओवरड्राफ्ट इज नॉट अलाउड। किसी भी रीजन से वो बार बार फ्रीक्वेंट ओवरड्राफ्ट हो रहा है टू मीट आउट द एनपीए, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। फ्रीक्वेंट ओवरड्राफ्ट में ये देखना जरूरी है। राइट सर, राइट सर। एक क्वेरी है, आई थिंक दिस बैंक हैज मार्क्ड एन पर्टिकुलर अकाउंट एज एन एनपीए ऑन 31/3/2022, but as per the auditor's opinion it was NPA on 30th September only, so will it affect the MOC? I think no. No sir, definitely it will affect the MOC। Okay, क्योंकि आप देखिए कि जो डेट ऑफ एनपीए सितंबर 21 था, वहां पर वो एनपीए हो चुका है, तो अनरियलाइज इंटरेस्ट जो है वो ये जो 6 महीने में उन्होंने ब्याज लगाया है वो भी तो डेफिनेटली इट विल इफेक्ट द एमओसी। तो आपको डेट ऑफ द एनपीए इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द काइंड ऑफ एमओसी। अगर वो इस साल भी अगर उन्होंने सब स्टैंडर्ड कर दिया और डेट सही नहीं है तो भी आपको एमओसी देना है और आपको इसको reclassify करना है, as well as it will affect the P&L as well. P&L as well. And right. dates more thing with the change of circular, now date of NPA is not subject to quarter. It is online process. It can be 1st, 2nd, 3rd, 5th, 7th, every day. So it is to be calculated and day basis, not on the month or closing date. So it is ongoing process now as per recent order of RBI. So that can be 15th of March, 15th of February, 15th of January, whatever it is. Even 20th of September also can be the date of NPA. So it's an online process and the date of NPA cannot be fixed now. And once it is there, I think एक query में मेरे को ये भी देखने में मिला था कि एक particular date पे वो NPA हो गया, लेकिन there is a subsequent recovery in that account. तो sir recovery आना बात अलग हो गई, the day it was NPA, तो वहां से उसको हमको 1 साल के लिए तो फ्रीज करना ही पड़ेगा वो, क्योंकि इट विल बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ अकाउंट विद द सब्सिक्वेंट रिकवरी। तो सब्सिक्वेंट रिकवरी के लिए हमको पर्टिकुलर गाइडलाइन के हिसाब से वो वेट तो करना ही पड़ेगा कि जब तक वो फुल्ली रिकवर होकर के क्लियर नहीं आता, खाली इंटरेस्ट सर्व हो जाने से उसका पर्पस सर्व नहीं होगा। अनलेस एंड अदरवाइज इट इज फुल्ली रिकवर्ड, देन ओनली इट कैन बी अपग्रेडेड, अदरवाइज नॉट। सो इन बिटवीन यदि कोई डेट एनपीए भी होती है और बाद में रिकवरी मार्च में आ भी जाती है, तो दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ होल, वो पार्ट रिकवरी मानी जाएगी। और यदि कंप्लीट रिकवरी नहीं है तो अपग्रेडेशन की प्रोसेस में जाने के लिए वेट करना पड़ेगा। Okay sir, fine. I would like to add one thing to this.
आप देखिए 15 फरवरी 2022 को एक क्लैरिफिकेशन आया, जो मास्टर सर्कुलर आया था 1 अक्टूबर 21, उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया 15 फरवरी का। उसमें बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, द प्रीवियस 90 days पीरियड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस ऑफ अ सीसीओडी अकाउंट shall be inclusive of the day for which the day end process is being run। जैसा सर ने बताया, every day there should be a classification of NPA। अभी तक हम बात कर रहे थे मोर देन 90 days, मोर देन 90 डेज है तो एनपीए हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्लैरिफिकेशन आया इसने मोर देन 89 डेज कर दिया, डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया वहां पे। क्यों? क्योंकि 90वें दिन शाम को तो वो एनपीए हो गया, तो मोर देन 90 डेज का हुआ 90th डे, जिस दिन 90वां दिन है उसी दिन एनपीए हो जाना है उसने। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी डे एंड प्रोसेस शुड हैव एनपीए क्लासिफिकेशन। आकाश जी, डेट ऑफ एनपीए, आकाश जी डेट ऑफ एनपीए इसलिए भी जरूरी है सही होना, क्योंकि अगली जो स्टेज है सब स्टैंडर्ड के बाद की डाउटफुल, ये सभी डेट ऑफ एनपीए गलत होने के बाद अफेक्ट हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। अच्छा, चैट बॉक्स में और कोई क्वेरी? उसमें डेट ऑफ एनपीए बदल देते थे बैंक्स, क्योंकि अच्छा तो वहां पे डेट ऑफ एनपीए के साथ प्लेइंग होती थी, बट नाउ इट इज फिक्स्ड थ्रू एसीबीएस ओनली। राइट सर, लेस। Okay, so another query is whether emergency credit limit to be treated as a government guaranteed account. Pardon me once again, please. Sir, whether जो अभी emergency credit limits जो दे रहे हैं कोविड में, so that should be treated as a government guaranteed account. Sir, if there is a specific guarantee given by the bank, and there are certain banks and there are certain COVID loan accounts where the guarantee has been given by the government. In that case only, those will be taken as a guaranteed by that CGC या जो भी है। Otherwise, यदि उसके पीछे बैकअप गारंटी नहीं है, बैक गारंटी, तो फिर उसको अलग ट्रीट करना पड़ेगा। There are two types of accounts. One way it is guaranteed by the government, and the another way is not guaranteed. So it will depend on the scheme under which the loan is granted. ओके सर, इसका कोई इम्पैक्ट आएगा अगर वो इमरजेंसी क्रेडिट लिमिट की जो बात कर रहे हैं सर, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन इन्होंने अधूरा पूछा है, इस क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता हूँ। यहाँ पर ये इसलिए पूछ रहे हैं शायद क्योंकि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी है वो खाता एनपीए नहीं होता है जब तक कि वो गारंटी रिवोक ना हो जाए, राइट? तो यहाँ पर ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है ये यदि दिया हुआ है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन कराने के लिए भी समय दिया गया था, और उसके अंदर जो क्रेडिट जो आपने कोलेटरल सिक्योरिटी दी है, जो प्राइमरी सिक्योरिटी दी है, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट होगा। इन केस वहां से अगर रिकवरी नहीं होती है तो डेफिनेटली जैसे सीएलसीएसएस के सॉरी ये जो सीजीटीएसएमई के अंदर जो आपको रिकवरी मिलती है गवर्नमेंट से, सेम उस तरह से यहाँ पे ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन क्रिएट किया है, और वो 25% और 20% जो मिला था सभी को वो मिल चुका है। पर इसके अंदर ये गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी जो एनपीए नहीं होते खाते वो नहीं है, ये एनपीए होगा, और इसका चार्ज प्राइमरी और कोलेटरल दोनों के ऊपर होता है। दिस इज नॉट गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट। आई थिंक उनकी मेन क्वेरी यही थी कि ये गारंटीड अकाउंट, मुझे लगा कि शायद क्वेरी अधूरी है ये। राइट 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 सर। सर तो एक और क्वेरी लेते हैं अपन। द बैंक हैज मार्क्ड एनी पर्टिकुलर अकाउंट, नहीं हो गया आई थिंक। आकाश जी, हम लोग प्रोग्राम को 8:30 बजे खत्म कर देंगे, जो हमारा टाइम है शेड्यूल। राइट सर, राइट। तो अगर कोई क्वेरी नहीं है तो जिन्होंने रेज हैंड किया है उनको रेज हैंड किए उनको आप ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, वो क्योंकि राइट है ना। रेज हैंड वाले एक्चुअली रवि सिंगल जी, इफ यू आर हियर, रवि सिंगल सर। रेज हैंड वाला अगर अवेलेबल नहीं तो हम उनका हैंड डाउन कर सकते हैं क्या हमारे एंड पर? हाँ बिल्कुल अपन कर सकते हैं। तो कॉलिंग के बाद अगर कोई नहीं है तो आप उसका डाउन कर दो, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर बहुत सारे रेज हैंड्स हुए अभी 4 हाँ अभी जस्ट यार मौसम शाह जी, मौसम शाह जी इंदौर। राइट, मौसम शाह जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एंड विवेक अवस्थी जी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ मौसम जी प्लीज बताइए। हेलो, एक सीसी लिमिट के ऊपर प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज क्रिएट नहीं किया हुआ है और पिछले 2 साल से ऐसा ही चल रहा है वो, तो उस केस में क्या स्थिति बनेगी उस अकाउंट की? मॉर्गेज क्रिएट नहीं हुआ है? हाँ। तो फिर सिक्योरिटी इन्फोर्सिएबल है ही नहीं।
तो if there is no security, अब दो चीज हो गई इसमें, if the account is NPA then it will be treated as loss asset, क्योंकि जब प्राइवेट जीरो हो गई तो उसका क्लासिफिकेशन ही खराब हो गया, और यदि रिकवरीज आ रही हैं तो सिर्फ सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन विल बी अफेक्टेड, नॉट एनपीए। अकाउंट रेगुलर चल रहा है तो सिर्फ सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन पे उसका इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जीरो। ओके ओके। साथ ही साथ आपको एलएफआर में रिपोर्ट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन का जो पार्ट है उसके अंदर, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है यहाँ पे, डेफिनेटली यू हैव टू रिपोर्ट अंडर दी 3 पॉइंट्स इन एलएफआर। वहां पे 3 पॉइंट है इससे संबंधित, उन तीनों पॉइंट में सेम क्वेरीज आपको डालनी पड़ेंगी। तो एनपीए में जाऊंगे। बोलिए मौसम जी, बोलिए। एनपीए फिर होगा या नहीं होगा? फिर हम एलएफआर नहीं होगा सर। एनपीए क्लासिफिकेशन के लिए तो आपको ये देखना है कि उसमें रिकवरी प्रॉपर है या नहीं है। सिर्फ वहां पे सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, उस वजह से आप एनपीए नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। मौसम जी, आपको एक और सुझाव है कि आप बैंक को इमीडिएटली बोलिए कि इसमें जो भी मॉर्टगेज नहीं है तुरंत कर ले, तो आगे के सालों में बैंक को कहीं दिक्कत नहीं आएगी और ना बारोवर को दिक्कत आएगी। हाँ, बैंक ने कस्टमर को लेटर्स लिखे पर कस्टमर भी कर नहीं रहा है। वो भी सारे प्रूफ है तैयार। That is the serious problem. That is the serious problem. तुरंत लिमिट बंद करने के लिए बोलिए आप बैंक को, तुरंत लिमिट बंद करने के लिए बोलिए। जी सर। विवेक सर, सर अपनी अथॉरिटी नहीं है, वो उनका लुकआउट है, अपने को क्या करना, अपने को तो वी आर नॉट अपना कोई मतलब, तो जिस साल के ऑडिटर है उस साल की बात करें, अगले साल के ऑडिटर है ही नहीं हम। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू सर। जब आपको अगला ऑडिटर एनओसी के लिए लिखे तो उसको ये बता जरूर देना। हेल्प योर प्रोफेशनल ब्रदर्स एज वेल। राइट सर, राइट। वो अगला को तो अपनी एलएफआर पढ़नी है ना सर, ही विल रीड इट आउट। उसमें उसको मिल ही जाएगा। सर एलएफआर पढ़ने की भी कई बार जहमत नहीं उठाते। फिर वो अपना 1-to-1 मामला है भाई। विवेक सर, विवेक अवस्थी जी, राइट सर। विवेक सर आप हैं? करना पड़ेगा आकाश जी इनको। हाँ, मैंने कर रखा है उनको। हाँ, हेलो हेलो। यस विवेक सर, हम सुन सकते हैं आपको। सर ये बताइए कि एक अकाउंट कितनी बार रिस्ट्रक्चर हो सकता है? हेलो। ये सर आपके आ गई है सर। सर विवेक जी पूछ रहे हैं एक अकाउंट कितनी बार रीस्ट्रक्चर हो सकता है? आई थिंक वंस, एक बार रीस्ट्रक्चर होता है और उसके बाद में यदि रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो दैट इज डाउटफुल। नॉर्मल कोर्स में एक बार रीस्ट्रक्चरिंग होती है। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ये 1 मार्च 2020 का एक सर्कुलर है, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, नो सच कंडीशन इन न्यू सर्कुलर। उसमें जो है आपको एमएसएमई के रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांसेस का एक सर्कुलर है, और भी बहुत सारे सर्कुलर हैं। दोस आर स्पेसिफिकली मेंशनिंग इट कि रीस्ट्रक्चरिंग कैन बी डन ओनली वंस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। समकित जी, ये जो छोटे छोटे अकाउंट्स रहते हैं, होम लोन का है, कार लोन का है, इसमें बैंक जो पीरियड चेंज कर देती है तो ये रीशेड्यूलमेंट में आएगा ना? दिस इज नॉट रीस्ट्रक्चरिंग है ना? तो नहीं सर, ऑर्डिनरी कोर्स में इनको ये रीस्ट्रक्चरिंग ही है। अच्छा, ये रीस्ट्रक्चरिंग ही होता है। रीशेड्यूलमेंट किस बात के लिए? मतलब बैंक जो है पीरियड चेंज कर देती है, इसका रीशेड्यूलमेंट इट इज रीस्ट्रक्चरिंग डेफिनेटली। प्रकाश सर, एम आई राइट? यस, रीस्ट्रक्चरिंग राइट। एक बार जो प्रीपेमेंट लिमिट में जो फिक्स हो गया उसको बाद में यदि कुछ भी चेंज है तो दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग। दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग। रीशेड्यूलमेंट करके कुछ भी नहीं होता है मतलब। नहीं, मान लीजिए आपने होम लोन दिया उसको 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, फिर आपने उसको 20 साल कर दिया, तो डेफिनेटली रीस्ट्रक्चरिंग। रीशेड्यूलिंग इज अ रीस्ट्रक्चरिंग। ओके, देयर इज नो डिफरेंस। ओके ओके, मतलब हर चीज को आपको रीस्ट्रक्चरिंग के हिसाब से चलना है। ओके ओके। रेनू मैम, हाँ बस 2-3 मिनट बचे हैं। आई थिंक 1-2 ही मेंबर्स हैं। रेनू मैम।
प्रदीप सर, प्रदीप कुमार जी। आकाश भाई एक क्वेरी मेरे पास भी आई हुई है, तो अगर टाइम बिल्कुल 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 राजीव भैया बताइए। ले लूं क्या मैं क्वेरी? हाँ ले लीजिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक मेंबर ने पूछा है कि एक सैंक्शन लेटर के अकॉर्डिंगली जो अमाउंट सैंक्शन होनी थी वो पर्टिकुलर जो सिक्योरिटीज है उसके वैल्यूएशन की मार्केट रियलाइजेबल वैल्यू पर होनी, ना कि मार्केट वैल्यू पर। तो लोन सैंक्शन जो हो गया वो गलती से मार्केट वैल्यू पर हो गया, जबकि रियलाइजेबल वैल्यू पर होना चाहिए था। लेट्स से कि 5 लाख का अगर 50 लाख का अगर लोन है और तो उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख आ रही थी, लेकिन उस समय रियलाइजेबल वैल्यू उसकी 40 थी, तो 40 सैंक्शन होना चाहिए था, सैंक्शन 50 हो गया। और अभी क्या है, वो लोन सही चल रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन से देख के मिला कि उसको जो अमाउंट सैंक्शन दी गई वो गलती से ज्यादा दे दी। तो अभी इसमें क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रक्चरिंग LFR का पार्ट है, और ज्यादा से ज्यादा यदि कंट्रोलिंग अथॉरिटी चाहे पता नहीं क्या करते रहते हैं। डेफिनेटली दे कैन रेक्टिफाई दिस, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए रिलायबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इसका कोई नियम नहीं दिया गया। अगर स्कीमेटिक लोन है, कोई स्कीमेटिक लोन है कि वैल्यूएशन का 60% लोन दिया जाएगा, अगर उस स्कीम के अंदर लिखा गया है तो डेफिनेटली देयर इज अ डेविएशन। और अगर डेविएशन वहां रेक्टिफाई कर देता है उसका सीनियर ऑफिसर, तो उसमें ऑडिटर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए 40 लाख 50 लाख सैंक्शन हो गया, 40 लाख होना था और वो स्कीमेटिक लोन है, उसमें बोला गया था कि 60% ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर होना है, तो डेफिनेटली उन्होंने उस स्कीम के अंदर जो पॉलिसी फॉलो करनी है, जो कंप्लायंसेस करनी है, वो प्रॉपर नहीं किए। तो यू हैव टू रिपोर्ट इन LFR एंड डेफिनेटली इट शुड बी रेक्टिफाइड विद द पीपल हु आर से अलाउड टू गिव द डेविएशन। मान लीजिए किसी चीफ मैनेजर ने सैंक्शन किया है, तो वहां पर AGM के पास अगर डेविएशन के पावर्स हैं, RO के पास डेविएशन के पावर्स हैं, उनकी जो CLB मीटिंग होती है उसके अंदर कोई पावर्स हैं, जिसके पास भी पावर है वो रेक्टिफाई कर सकता है उसको। सो उसमें कोई NPA नहीं हो जाएगा या कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं हो गया। समकी जी, 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है, समकी जी जो 10 लाख रुपए का अमाउंट है उसको अनसिक्योर्ड ट्रीट कर सकते हैं क्या? सर अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड ट्रीट करने के लिए आपको सिक्योरिटी वैल्यू देखनी है। सिक्योरिटी वैल्यू में बता रहे हैं कि मार्केट वैल्यू उसकी 50 लाख है, तो यहाँ पर स्कीम के अंदर ये लिखा है कि रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर उसे लोन देना था। अदरवाइज तो सर ऐसा भी कर सकते हैं कि 50 लाख की सिक्योरिटी के अगेंस्ट 2 करोड़ का लोन भी दे सकते हैं, 25% सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी लेकर के। तो वो कहीं नियम में नहीं है। तो अनसिक्योर्ड पोर्शन के अंदर उसका जो प्रोविजनिंग आएगा, यहाँ पर आप उसकी वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू जो 40 लाख आ रही है वो कम करके या 50 लाख को कम करके आप उसको अनसिक्योर्ड मानेंगे, ऐसा नहीं ना। सिक्योर्ड है वो, तो मार्केट वैल्यू उसकी 50 लाख है। नहीं, व्हाट ही सेज कि 40 लाख 50 लाख का लोन है तो 10 लाख तो अनसिक्योर्ड जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज टू बी कंसीडर्ड फॉर सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन पर्पस। सो इफ इट इज 40 लाख considered and whatever the excess amount will be taken as unsecured. ठीक है सर। राइट सर। हेलो, रेनू मैम बोल रही हैं। हेलो, रेनू मैम, yeah sir, I have been allotted the branch of Bank of India of SKVK. Their function is to vetting the loan document of agriculture and then send back to the branches from where they have received. They have no assets and liabilities with them, and the bank has also told us that there will be no LFAR and tax audit report. What type of returns we have to check in this branch SKVK? Sir, this is the service branch given to you. This assignment is just to check the procedural aspects of that particular branch. आपको वहां पर LFAR तो ऑब्वियसली आप क्या रिपोर्ट करेंगे, कोई अकाउंट्स है ही नहीं वहां पे, एडवांसेस भी नहीं है, कोई भी रिपोर्ट करने का ऐसा एक्टिविटी नहीं है, ना टैक्स ऑडिट होगा। दिस इज अ सर्विस ब्रांच, और सर्विस ब्रांच के अंदर सर आपको प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स चेक करना है। उनकी पावर्स क्या थी, उस पावर से ज्यादा उन्होंने सैंक्शन तो नहीं कर दिया, जहां पे डेविएशन लेना था वो डेविएशन लिया कि नहीं, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं। दोस पॉइंट्स यू हैव टू टेक केयर कि वहां प्रोसीजर है कि नहीं। मान लीजिए कमिटी सैंक्शन है वहां पे, तो कमिटी सैंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। वेटिंग के लिए उन्हें जो डॉक्यूमेंटेशन ऑब्टेन करना है उसका लिस्ट के हिसाब से उन्होंने लिए कि नहीं। आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं करना है, पहले मैं बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं करना है। डॉक्यूमेंटेशन चेक करने का प्रोसीजर उन्होंने अपनाया कि नहीं अपनाया है, वो चेक करना है आपको।
Okay, so then it will be available in the Finacle system or it will be सर physically? फिनेकल, यहाँ पर फिनेकल का बहुत ज्यादा उपयोग है ही नहीं, क्योंकि आप जिस ब्रांच की बात कर रहे हैं उस ब्रांच में आपको उनके इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना है और उसके ऊपर आपको कमेंट करना है, ना कि आपको फिनेकल में कुछ मिलने वाला है। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। 8:30 हो गई है। हाँ, जो प्रोग्राम का टाइम हमने रखा था 6:30 से 8:30, और जितनी भी क्वेरीज हमारी रह गई है वो हम कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और कल जो हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे उनसे पूछेंगे। तो मैं समझता हूं कि अब हम हमारे प्रोग्राम को अंतिम दौर में ले जाएं। तो सबसे पहले तो मैं प्रकाश सर का, संकित भैया का और मनोज पी गुप्ता साहब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और हमारे सेक्रेटरी साहब हैं लोकेश जी, उनसे निवेदन करता हूं कि वे वोट ऑफ थैंक्स करें। लोकेश जी, लोकेश जी अवेलेबल है? आई थिंक लोकेश जी अवेलेबल नहीं है। लोकेश जी अवेलेबल नहीं हुई थी मैं। हमारे ट्रेजर राजीव जी, राजीव जी हैं, और अतुल सर ने भी वापस से ज्वाइन किया अपने चेयरमैन साहब। मैं ज्वाइन किया था, सुन रहा था, लेकिन मैंने वीडियो बंद कर दिया था यार। राइट, अरे सर हमने सोचा आप कोई बैंक ऑडिट करने चले गए होंगे। भाई साहब मैं भैया CIRC ऑफिस में बैठा ही आपकी सेवा कर रहा हूँ। अरे वाह सर, CIRC ऑफिस में बैठा हूँ, देख लो, ये तो CIRC। अरे वाह सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। CIRC ऑफिस में बैठा हूँ। अतुल जी 200 लोगों ने कंटिन्यूअसली हमको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करे रखा पूरे समय। अभी हमने जैसे प्रोग्राम एंड किया तब 10-20 लोग बाहर गए हैं, बाकी पूरे प्रोग्राम में 200 से ऊपर हमारी अटेंडेंस थी। और रजिस्ट्रेशन हमारे 3 दिन के लिए 900 के करीब है, और अभी रजिस्ट्रेशन और बढ़ेंगे। तो ये 3 दिन के रजिस्ट्रेशन थे हमारे। तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल रहा है, लोगों को खूब नॉलेज मिला है, और जो हम सर्विस करना चाहते थे हमारी कम्युनिटी की, शायद काफी हद तक हम उसमें सफल हुए हैं। बहुत बढ़िया। इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए आई थिंक क्रेडिट गोज टू आवर एक्सपर्ट्स, प्रकाश सर, संकित सर एंड मनोज सर। मनोज सर कोई टेक्निकल रीजन की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए, बट हम आई थिंक उनको कल या परसों वापस से एक बार ज्वाइन करवाएंगे। एंड आई थिंक मैं चेयरमैन साहब से, यस सर, आप ही वोट ऑफ थैंक्स कर दो। यस सर। अरे सर, सो है ना। हाँ, मैं राजीव जी है क्या? राजीव जी है? राजीव सर है आई थिंक। हाँ है राजीव जी क्या? तो हाँ, राजीव जी से आप रिक्वेस्ट। राजीव जी कहाँ है भाई? आइए, सामने आइए। राजीव गुप्ता जी। राजीव सर ट्रेजरर, अपने CIRC ट्रेजरर। मुझे लग रहा है कि लॉगिन तो है, बट हाँ, I think he's also not available. In any which ways, I'll take this. I'll take the privilege to say some. मतलब मैं बहुत ही खुले हार्ट से थैंक यू बोलता हूँ हमारे संकित भंडारी जी सर को एंड प्रकाश सर को, जिन्होंने हमारे मेंबर्स के लिए इतना अपना प्रेशियस टाइम निकाला। बिकॉज हमें पता है कि बैंक ऑडिट का सीजन सबके लिए इतनी ऑक्यूपेंसी रहती है, एंड स्पेशली फॉर आवर एक्सपर्ट्स, जहाँ अभी ये तो हमने हमारे मेंबर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है, बट जनरल मेंबर्स भी आपको, आई एम वेरी मच श्योर कि आपको कॉल करते रहते होंगे एंड वो पूछते रहते होंगे कि इस अकाउंट में क्या करूं क्या नहीं करूं। एंड रियली थैंकफुल टू और हमारे तीनों स्पीकर्स, तीनों एक्सपर्ट्स के लिए कि उन्होंने अपना प्रेशियस टाइम निकाला CIRC के लिए। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जब भी CIRC आपसे रिक्वेस्ट करेगा कहने के लिए, आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड साथ में मैं शरद जी का भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, फॉर कॉन्सेप्चुअलाइजिंग दिस आइडिया, क्योंकि इनकी बहुत मेहनत लगी है। इन्होंने आई थिंक पूरे 15 दिन से ये इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं कि इसको कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए। थैंक यू शरद भाई, थैंक यू वेरी मच। एंड बहुत धन्यवाद। राइट सर, किसी भी प्रोग्राम की सफलता जो हमारे मेंबर्स, हमारी टीम, हमारे साथियों पर निर्भर करती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उन साथियों का भी। भले ही वो उनकी जरूरत की चीज है, लेकिन वो प्रोग्राम में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और वो आए और उन्होंने अपनी क्वेरीज को हमारे पैनलिस्ट से डिस्कस किया, और उनको जरूर कहीं ना कहीं अपने ड्यूटीज, अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में मदद मिली होगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। सो उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल। राइट, Should I end, sir? राइट सर, राइट।